क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला हुआ है विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन विच वैल्यू ऑफ रैशनल विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल, और बेसिकली कह रहा है कौन सी टर्मिनेट हो जाएगी कौन सी टर्मिनेट नहीं होगी। पहला है 7/20, दूसरा है 4/15, तो तीसरा है 13/250। इनको हमें बिना डिवाइड किए पता करना है कि ये टर्मिनेट होंगे कि नहीं होंगे। तो जैसा कि आप लोग क्या हुआ है, तो जैसा कि हम जानते हैं डिनोमिनेटर देखना पड़ेगा हमें सबका, यानी कि 7 अपॉन में डिनोमिनेटर कैसा है, इसके प्राइम फैक्टर कर दो 20 के, 2 10 2 5 5 1, तो यानी कि 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है। जब भी 2 × 5 की फॉर्म में आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा टर्मिनेट, है ना। अगर यहाँ पे 3 7 ऐसा कोई टेढ़ा मेढ़ा नंबर आ जाता तो हम कहते टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। 2 और 5 में होना चाहिए। यहाँ पे 4 अपॉन में 15 कैसा है देखो, 3 × 5, तो यहाँ अच्छा मैं लिख देता हूँ टर्मिनेटिंग, और ये कैसा है बताना ज़रा, नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसे पता है, ये बात समझ ही गए हो कि आगे 3 आ रहा है इसमें, ठीक है, ऐसा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। 250 को देख लेते हैं एक बार। 2 से किया 1 2 5, 5 से किया 25, 5 से किया 5, 5 से किया 1, तो ये बन गया 13 अपॉन में 2 × 5 की पावर 3, तो ऑफ कोर्स ये टर्मिनेटिंग रहेगा। ध्यान देंगे। अगर हमसे इसके बाद ये भी पूछे, वैसे तो पूछा नहीं है, अगर पूछता कि ये कितने डिजिट्स बाद टर्मिनेट होगा, ठीक है, तो ये कैसे पता लगाएंगे, तो आपको एक डिवाइड करके देखो एक बार, 7 इधर 20 इधर, 0.0 आया, कितने पे गया 3 पे 60, इधर 10 बच गया, पॉइंट से 0 आया 5 यानी कि 100 और ख़त्म। तो पॉइंट के राइट में 2 डिजिट बाद ये टर्मिनेट हो गया, पॉइंट के राइट में 2 डिजिट आए, ठीक है। तो इसमें कितने आए, मैं यहाँ लिखता हूँ, इसमें कितने आए 2 डिजिट्स आए, ये तो टर्मिनेट होगा ही नहीं, तो इसकी तो बातें नहीं करते, इसकी बात करते हैं, ठीक है। 13 इधर 250 इधर, ऑफ कोर्स पहले 0.0 लगेगा, अब भी बात नहीं बनी, एक और 0 लगेगा, अब बात बन जाएगी। 250 के टेबल में 1200, कितने पे 1200 दी, कितना ले 250 का टेबल लिखवाओ ज़रा, 250 500 750 1000 1250 1500, तो क्या ले, ये ले 1 2 3 4 5 पे, 5 पे लिया मैंने 1250, कितना बच गया 0, इधर से क्या आया 5, इधर से क्या आया नहीं, 1300 में से 1250 गया, 85 आएगा। अभी और करना पड़ेगा, पॉइंट से 0 आ गया, कितने पे गया 2 पे 500, ख़त्म। तो इसका आंसर आया हमारा, पॉइंट के कितने नंबर बाद हुआ ये, तो ये 3 डिजिट्स बाद। तो तुम कोई पैटर्न नोटिस कर रहे हो क्या, यहाँ पे 2 डिजिट बाद ही टर्मिनेट हुआ है, यहाँ पे 2 जैसा क्या है, तुम बोलोगे जो सबसे बड़ी पावर है वो है, तो इन दोनों की यहाँ पे 3 डिजिट बाद टर्मिनेट हुआ है, तो सबसे जो बड़ी पावर है, इसकी तो पावर 1 है ना, जो सबसे बड़ी पावर है वो है 3। तो अगर अपने को ये पता करना हो कि कितने डिजिट्स बाद जाके टर्मिनेट होगा, आफ्टर हाउ मैनी डिजिट्स इट विल टर्मिनेट, यू कैन जस्ट चेक द बिगेस्ट पावर ऑफ 2 और 5, मतलब 2 की सबसे बड़ी पावर, अगर यहाँ पे मान लो 2 की सबसे बड़ी पावर इधर 8 होती है ना, तो 8 डिजिट बाद जाके टर्मिनेट होता, लेकिन अभी कितनी है 1 है, तो बड़ी कौन है दोनों में से, तो 3 डिजिट बाद ही टर्मिनेट होगा। वैसे पूछा नहीं था, फिर भी बता दिया हमने, ठीक है। फिर कह रहा है बाय एक्सप्लिसिटली रिफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन एक्सप्रेशन ऑफ दीज रैशनल नंबर, फिर कह रहा है लॉन्ग डिवीजन भी करके दिखानी, जो कि हमने करी थी, ऐसे लॉन्ग डिवीजन करनी थी, ठीक है, ऐसे लिख देना। और ये इस वाले की लॉन्ग डिवीजन नहीं करिए, पहले ऐसा ये फर्स्ट वाला करते, इतना लिखते, सॉरी इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा इसमें, फिर इसकी लॉन्ग डिवीजन भी करके दिखानी थी, फिर सेकंड वाला उसकी लॉन्ग डिवीजन इतना लिखना था, समझ गए कैसे करना है, ठीक है। बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस क्वेश्चन में, आगे बढ़ते हैं। 1/13 को लॉन्ग डिवीजन करके इसकी डेसिमल एक्सपेंशन और रिपीटिंग डिजिट
अच्छा एक बात बताओ, ये 1/13 है, जब इसको लॉन्ग डिवीजन करेंगे हम तो जो डेसिमल नंबर आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा कि टर्मिनेटिंग होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। वो रिपीटिंग होगा कि नॉन रिपीटिंग होगा? रिपीटिंग होगा, क्योंकि रिपीटिंग होगा जब भी तो रैशनल है, तभी तो इसको p/q में लिख रखा है। अगर रिपीटिंग ही नहीं हुआ तो इर्रेशनल हो गया, तो उसको तो p/q में लिखना ही पॉसिबल नहीं था, लेकिन p/q में लिख रखा है। इससे मुझे पता लग रहा है कि टर्मिनेटिंग तो नहीं होगा लेकिन रिपीट तो होगा। ठीक है, तो डिवाइड करो जरा, लंबी चलेगी इसकी डिवाइड। 1 इधर 13 इधर। ठीक है, 13 का टेबल लिख लेते हैं साइड में ना। 13, 26, 39, 1 मिनट, 52, फिर 65, 78, फिर क्या आता है 91, फिर 117। अच्छा पहले 104 आता है, फिर 117, फिर ठीक है ना, तो करते हैं चलो। 0 पॉइंट लगाया, 0 आया, बात नहीं बनी। एक और 0 लगाया, ये कितने पे गया 7 पे, 7 पे 91, कितना बना 9, पॉइंट से 0 आ गया। अब कहाँ लें, 6 पे 78, बोलो कितना आया माइनस करने पे 70, 12। अब पॉइंट से फिर से 0 आ गया, 120 से छोटा 117 है, कितने पे 9 पे 117, कितना बचा, पॉइंट से 0 आ गया। अब क्या बना बताओ जल्दी से, 2 पे 26 है, कितना बचा 0 आ गया, बोलो 3 पे 39 है, फिर क्या करें 1 से 0 आ गया, 0 तो जा ही नहीं रहा, तो एक और 0 लगेगा वहाँ पे, फिर इधर एक और 0 आ जाएगा। 100 से छोटा 7 पे 91 है, हो गया रिपीट, कहाँ पे इधर तो रिपीट हो गया। देखो ये चलता जा रहा था चलता जा रहा था, फिर से 7 आ गया। ठीक है, चेक करो अगला एक और निकाल के, कितना बचा बताओ, यहीं पहुँच गए 9, पॉइंट से 0 आ जाएगा, फिर बोलो कितने पे 6 पे कितना बचा, तो देखो फिर से वही आ गया ना, यहाँ से 191, 191, 90, 78, 90, 78 सेम ही बन गया। मतलब ये पार्ट है रिपीटिंग डिजिट, यानी कि मैं इस पूरे को हटा के कि बिना डिवाइड करे एक बार आपने 1/13 की वैल्यू निकाल दी है, तो कह रहे 2/13 के निकाल के दिखाओ बिना डिवाइड करे, कर देंगे। ध्यान से देखो, हमें क्या ढूंढना है 2/13 ढूंढना है। 2/13 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 × 1/13 ऐसे लिख सकता हूँ, तो 2 तो 2 ही है, 1/13 की वैल्यू ये रही, कितनी है 0.76923 के ऊपर बार। अच्छा एक और 0 भी है, ठीक है, क्लियर इतनी बात, तो बस मल्टीप्लाई कर दो इसको, काम बन जाएगा। 2 3 जा 2 2 जा 9 2 जा 2 6 जा +1 2 7 जा 5, ऊपर एक कैरी कितना, और फिर ठीक है 2 को 0 से करो तो 0 ही हो जाएगा। इतनी बात समझ गए। इसके ऊपर ही बार लगेगा क्योंकि ये भी तो रिपीटिंग ही बनेगा, है ना। इसी तरह हमसे क्या है 3/13 पूछा है, 3/13 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 1/13 कितना बन गया 3 × 1/13 की वैल्यू तो ये रही 0.076293 के ऊपर बार 6923, सॉरी 6923, ठीक है, क्लियर इतना। तो करो सेम काम, 3 3 जा 3 2 जा 9 3 जा, यानी कि 7 इधर 2 इसके ऊपर, 6 3 जा 18 का 8 और 2 कैरी भी है उसके ऊपर, तो 6 3 जा 18 और 2 तो 0 इधर 2 ऊपर, 7 3 जा +2 भी करोगे, 3 इधर 2 इसके ऊपर, इधर कितना आया सिर्फ 2 आया, पॉइंट से 0, यही बना। इसके ऊपर बार भी लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। सिमिलरली आप 3/13 की तो मैंने निकाल दी, अब 4/13 की वैल्यू निकाल के दिखानी है इसी क्वेश्चन में, इतना शायद आप खुद कर लोगे।
मैं लिख देता हूँ पहले, रैशनल स्लैश इर्रैशनल बताना है। √81 √12 0.3333 0.12345 12345 12345 0.01001 0001 00001 23.5601865122398747474747 90120। ठीक है, तो इन सभी में हमसे पूछा है कि रैशनल है कि इर्रैशनल है। अगर रैशनल है तो इनको p/q की फॉर्म में लिख के बताओ। लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ये 81 तो क्लियरली पता लग रहा है 9 का स्क्वायर होता है, ये तो रूट से बाहर आ जाएगा, यानी कि ये तो सिर्फ और सिर्फ 9 बन जाएगा। इसको p/q की फॉर्म में कैसे लिखोगे? तो आप बोलोगे 9/1, ऐसे लिखेंगे p/q की फॉर्म में। इसको देखो, ये 12 जो है इसको हम अंडर रूट से बाहर निकालने की कोशिश करें तो 4 × 3 लिखेंगे, इसको हम 4 बाहर निकल के क्या बन जाएगा? √3। लेकिन √3 तो एक इर्रैशनल नंबर है, तो अगर √3 को अपन 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी तो वो इर्रैशनल ही रहेगा। ठीक है, तो ये कैसा है? इर्रैशनल है। अच्छा, ऊपर तो लिखा ही नहीं हमने, ये कैसा था? ये रैशनल था। 0.33333 चलता जा रहा है। क्या इसको ये रैशनल है कि इर्रैशनल है? ठीक है, पहले मैं नीचे के पार्ट्स मिटा देता हूँ। चलो इसी को ऐसे रहने देते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा देखो ज़रा, 0.3333 एंड सो ऑन। रैशनल है कि इर्रैशनल है? रैशनल है। अगर रैशनल है तो मैं कैसे पता रैशनल है? क्योंकि रिपीटिंग है, तो है तो इसको p/q में लिख देते हैं। बोले कोई बड़ी बात नहीं। तो x बराबर कितना है? 0.33333। पहले तो लिख दो कि ये रैशनल है, पहले तो लिख दो ये रैशनल है। रैशनल है तो p/q में लिखो। मान लेते हैं किसी x के बराबर है, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड्स। x का क्या हो गया? इधर पॉइंट से इधर से उधर कूद गया, यानी कि 3.333 डॉट 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 तो लगाया नहीं। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को घटा दो, 2 में से घटा दो इक्वेशन नंबर 1 को। 10x में से 1x गया, कितना आया? 3 में से 0 गया, कितना आया? 333 से 333 पूरा पीछे ख़त्म हो गया सारा। तो x की वैल्यू कितनी आई बताओ मुझे? 3/9। काटा कितना हुआ? मिल गया हमें p/q फ्रैक्शन हमारा। तो मैं सीधा सीधा ऐसे लिख सकता हूँ कि 0.3333 जो हमारा था ये 1/3 के बराबर था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आप नोट कर लेना। फोर्थ देखते हैं हम क्या है क्या नहीं है। ठीक है, मिटा दें। फोर्थ जो है, फोर्थ पहले तो बताओ रैशनल है कि इर्रैशनल है? इर्रैशनल है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 रिपीटिंग है भाई, मतलब रैशनल है। यानी कि फोर्थ क्वेश्चन कैसा है? 0.12345 के ऊपर बार, यही तो है। दैट मीन्स ये रैशनल है, तो p/q में लिखो। लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। x कितना हो गया? 1 2 3 4 5। अच्छा, 0 तो लगाया नहीं। 0.12345 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आप बोलोगे हमें पॉइंट को यहाँ से यहाँ पहुँचाना है। क्यों पहुँचाना है? क्योंकि यहीं से यहीं पे तो रिपीटिंग डिजिट चालू है। तो किससे मल्टीप्लाई करें? 1 2 3 4 5, ऐसा नंबर जिससे 5 0 होते हैं, यानी कि 1 लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 के पीछे 5 0 बोथ साइड्स,
यानी कि इसको करा तो कितना आ गया, दिस मैनी एक्स, ठीक है, और इधर कितना आ गया 1 2 3 4 5 पॉइंट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 99999, यही आएगा क्या, 5 बार 9 आएगा, घटा के दिखाऊं, देखो 1 2 3 4 5 में से एक घटाना है हमें, यही करना है ना। तो ये तो 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, ये 10 हो गया, 10 में से एक गया 9, बाकी चारों के चारों 9 नीचे आ जाएंगे, तुम समझ ही गए, ठीक है। इधर 1 2 3 4 5 में से 0 जाएगा तो मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 ही आ जाएगा। ये नीचे आया तो 1 2 3 4 5 अपॉन में 5 बार 9, सही है। कट रहा है क्या ये वाला तो सिर्फ और सिर्फ 9 से और 3 से जा रहा है, ये वाला जा रहा है नहीं जा रहा है चेक करना पड़ेगा। ऊपर वाला जो है वो 2 के टेबल में तो नहीं जाता, 3 से जा रहा है नहीं जा रहा है, चेक करने के लिए सबका डिजिट्स का सम चेक करते हैं, 1 2 3 3 4 5 जाएगा, मतलब ठीक है 3 से ही जाएगा। 12 से काटा कितने पे गया, 3 को काटा कितने पे गया, 4 को काटा कितने पे गया, 1 कैरी स्पेस को काटा कितने पे गया, 5 पे ही तो गया। इसको काटा, ये कितनी बार 3 आ गया, 3 3 3 3 3, कट रहा है क्या अभी भी, 5 6 7 4 11 नहीं कट रहा, तो यही आंसर है हमारा फाइनल। अगर किसी वैसे तो और किसी से कटेगा नहीं मेरे ख्याल से ना, ये 11 से कट सकता है क्या, चेक करें, नहीं कटेगा। 11 से कैसे चेक करते हैं, तुम डिवाइड करके चेक कर लो, छोड़ो 4 1 1 5 को 11 से डिवाइड करते हैं, ये 3 पे गया 33, कितना बचा, 11 में से 3 गया, कितना आता है 8, इधर कितना आया 0 1, 7 पे 77, कितना बचा, 11 में 7 गया, 7 8 9 10 11 4, ऊपर से क्या आया, नहीं कट रहा, ठीक है 45 आ गया, 44 चाहिए था हमें, तो 11 से तो नहीं कट रहा है, दैट मीन्स ये हमारा यही आंसर है जो भी है, ठीक है। आगे देखते हैं 5th क्वेश्चन को। 5th पार्ट में पहले बताओ रैशनल है कि इरैशनल है। अच्छा ये कैसा था, ये रैशनल था, ये कैसा था, ये भी रैशनल था। ये देखो आप बोलोगे रिपीटिंग यूनिट तो है 0.01 001 000 4 बार 01 5 बार 0, रिपीटिंग तो है, लेकिन ये रिपीटिंग नहीं है, ये बस एक पैटर्न देख लिया तुमने इसका, ये डिजिट रिपीट थोड़ी हो रही है। यहाँ 0 था, उधर 0 बढ़ गया, उधर 0 बढ़ गया, जैसे इसमें ऐसा था 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यही था इसके अंदर, लेकिन ये जो डिजिट है ये रिपीटिंग थोड़ी है, इसमें तो इंक्रीजिंग 0 है, दैट मीन्स ये नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, ना ही ये रिपीटिंग है ना ही ये टर्मिनेटिंग है, दैट मीन्स ये इरैशनल है। इसको देखो जरा, छठे को, रैशनल है इरैशनल है, इरैशनल है, अरे टर्मिनेट हो गया पीछे, वो डॉट डॉट दिख रहा है क्या तुम्हें, नहीं दिख रहा ना, दैट मीन टर्मिनेट हो गया वो। अगर पीछे डॉट डॉट होता तो मतलब चलता जा रहा है वो कहीं ना कहीं, लेकिन डॉट डॉट है ही नहीं बुक में, तो या तो इसमें डॉट इन्होंने जानबूझ के नहीं लगाया, अगर इन्होंने जानबूझ के नहीं लगाया डॉट, इसका मतलब तो ये टर्मिनेट हो गया। अगर डॉट 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 मिस प्रिंट हुआ है इसके अंदर, दैट मीन्स ये इरैशनल होगा। अगर बेसिकली क्वेश्चन के अंदर डॉट डॉट होता पीछे तो हम फटाफट इसको इरैशनल कह देते, क्योंकि मुझे कोई पैटर्न रिपीट नहीं दिख रहा है इसमें। 23.5601865122339 ऐसे करके टेढ़ा मेढ़ा नंबर है बिल्कुल, है ना। तो मैं तो इसको रैशनल कह रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे कोई डॉट नहीं है, ठीक है। अगर किताब में मिसप्रिंट है तो वो बात अलग है, ठीक है। अब इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखने सरदर्द हो जाएगा तुम्हें, है ना। कैसे 2 3 5 6 0 1 8 6 5 1 2 2 3 9 8 7 4 7 2 9, कहाँ थे हम, 4 7 9 0 1 2 0, यही है। पूरे के नीचे क्या लगाना है, तुम बोलोगे एक के पीछे कितने जीरो लगाने हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 जीरो लगाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। इससे इसको काट दिया, मैं इसको कैंसिल आउट नहीं कर रहा, ऐसे छोड़ रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। तुम भी मत करना। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है 0.9 के ऊपर बार है। मुझे कोई सीधा सीधा इसका आंसर बता सकता है क्या आता है 0.9 के ऊपर बार? मतलब 0.99999 चलता जा रहा है, ये तो ऑलमोस्ट 1 ही हो जाता था, याद करो, है ना। 0.9999999 यानी कि 1 के बहुत ज़्यादा क्लोज है, चलता जा रहा है। देखते क्या आता है ना, आंसर चेक करते हैं एक बार। तो x को रखा हमने 0.9 के ऊपर बार, यानी कि x बराबर हुआ 0.9999 एंड सो ऑन, ऐसे रखा। किससे मल्टीप्लाई करें? तो मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, लाइन लिख देना। तो इधर कितना आ गया, इधर पॉइंट को इधर कूदाया, यानी कि 9.999 एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को घटा दो। 10x में से 1x गया, कितना आया? 9 में 0 गया, कितना आया? पीछे की ट्रेल तो x बराबर 9/9, x की वैल्यू आई 1। कैसे आई? क्योंकि 0.99999 जो होता है इनफाइनाइट टाइम्स, ये 1 को अप्रोच करता है, मतलब 1 जितना ही हो जाता है लगभग है। तो कहीं पे भी 0.9 के ऊपर बार दिखे तो उसको आप सीधा 1 की तरह ट्रीट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है वी हैव सीन दैट रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/7 इज अ साइक्लिक नंबर, ट्राई टू फाइंड मोर नंबर वेयर हुज नंबर n whose reciprocal produce a decimal with repeating cyclic block। ठीक है, कोई एक नंबर लिया मैंने 7, इसका रेसिप्रोकल किया, कितना आता है? 1/7 आता है। 1/7 का मुझे एक बार रिपीटिंग डिजिट पता करनी है, तो आप बोलोगे डिवाइड करना पड़ेगा। 1 अंदर 7 इधर, बोलना ऊपर से लिखता हूँ 0.0, 1 पे 7, कितना बचा? बोलते जाओ जल्दी जल्दी, कितना बचा? जल्दी जल्दी बोलते जाओ, अरे मुंह से बोलना है जल्दी जल्दी से। 7 पे जाता है, 7 पे 56 जाता है, कितना बचा? ये किस हो गया रिपीट क्या? हाँ हो गया, ठीक है। 0 आया, 1 आया, 7, अब मैं नहीं कर रहा इसको, तो मुझे रिपीटिंग डिजिट मिल गई 0.14287 के ऊपर बार, 2857 के ऊपर बार, ऐसे रिपीटिंग डिजिट मिल गई। तो ऐसे कह रहा है कि ऐसे और नंबर ढूंढ सकते हो क्या आप? हाँ बिल्कुल ढूंढ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा बताओ 5 के साथ ऐसा होगा क्या? 5 के साथ अगर हम करेंगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 5 के साथ अगर आप करोगे, इसका रेसिप्रोकल 1/5 करोगे और नीचे तो 5 आ रहा है, इधर टर्मिनेट ही हो जाएगा। चेक करके देख लो चाहो तो, 1 इधर 5 इधर, 0.02 पे ख़त्म ही हो गया। तो नीचे 2 और 5 अकेले नहीं बचने चाहिए, है ना, या साथ में भी नहीं बचने चाहिए, नहीं तो टर्मिनेट ही हो जाएगा वो। तो क्या करें? 3 रख सकते हैं क्या नीचे? हाँ कर सकते हैं। तो एक बना, पहला एग्जाम्पल बना हमारा, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना, कॉपी में लिख लेना। पहला एग्जाम्पल बना 3 का रेसिप्रोकल। इसने बोला और एग्जाम्पल ढूंढ के बताओ ऐसे जिसमें ऐसा काम हो जाए। 1/3, ये तो 0.333 बन जाता है ना, रिपीटिंग है। अच्छा साइक्लिक नंबर की बात करी थी इसने, तो 1/3 चलो ले लो, कोई बात नहीं। और सोच सकते हो कैसा? 3 4 में ऐसा नहीं होगा, 5 में ऐसा नहीं होगा, 6 में हो जाएगा क्या? बताओ 6 में होगा कि नहीं होगा ऐसा? 6 में साइक्लिक नंबर बनेगा, चेक करके देख लेते हैं। 6 का रेसिप्रोकल 1/6 और क्या बनेगा बताना? 1/6 करोगे तो 1 इधर 6 इधर, कितना बनेगा? 0.06, 4 बचा 0। अच्छा तो निकाल लोगे ना तुम लोग? ऐसे ही 2-3 नंबर बता दो, 7 में तो देख ही लिया, 13 में इससे पहले देखा था, तो 13 का रेसिप्रोकल 1/13, ऐसे 2-4 नंबर और बता देना। 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, है ना,
प्राइम नंबर्स लिख लेना बेसिकली नीचे ना, प्राइम नंबर जो डिवाइड नहीं होते किसी से, उनका तो पक्का होगा। ऐसे टाइप के नंबर्स को हम साइक्लिक नंबर कहते हैं, ठीक है। सो दीज फ्रैक्शंस विल अब यहाँ पे बेसिकली एक छोटी सी चीज़ और बताई हुई है जिसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ध्यान से समझना मेरी बात को। ऐसा मैंने बताया था लास्ट टाइम आपको कि सबसे ऊपर होता है हमारा नेचुरल नंबर, है ना, सबसे नीचे होता है मतलब नेचुरल नंबर जो 1 2 3 4 5 होते हैं। उसके ऊपर आता है क्या, होल नंबर, मतलब होल नंबर सारे के सारे नेचुरल तो होते ही होते हैं। फिर उसके ऊपर क्या आता था याद करो, इंटीजर्स। तो सारे नेचुरल नंबर होल भी होते हैं, सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स भी होते हैं, लेकिन सारे इंटीजर होल नहीं होते, सारे इंटीजर नेचुरल नहीं होते। उसके बाद और कुछ टेढ़े मेढ़े आते थे जैसे कि डेसिमल्स स्लैश फ्रैक्शंस। इन सब से मिलके क्या बनता था, एक सेट बनता है जिसको हम कहते थे रैशनल नंबर्स। फिर इसके अलावा एक छोटा सेट और होता था जो कि टच नहीं होता इससे। अगर टच हो जाएगा तो इसका मतलब एक ऐसा नंबर होगा जो इसमें भी आ रहा है और उसमें भी आ रहा है, तो इसको हम टच नहीं करा सकते ना, तो टच मत कराना इसको। तो इधर आएगा कुछ इर्रेशनल नंबर्स। इन सब को मिला के क्या बनता था, रियल नंबर्स। मतलब रियल नंबर एक ऐसा सेट है जिसके अंदर रैशनल और इर्रेशनल दोनों आ रहे हैं। पॉज कर दो। तो अब एक छोटी सी चीज़ और बताते हैं कि रियल नंबर्स के अलावा बेसिकली रियल नंबर जो है ना वो भी एक छोटा सेट है, किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। बेसिकली इससे भी बड़ा सेट है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में रियल तो होते ही होते हैं, के साथ साथ एक और छोटा सेट है। ये सारा का सारा रियल नंबर था, रैशनल और इर्रेशनल से मिलके बना था, और इसके साइड में जो इससे इंटरसेक्ट नहीं करता, मतलब उन्हें हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स जिन्हें हम कहते हैं, तो इमेजिनरी नंबर, क्योंकि वो रियल बोल दिया था उसको हमने, तो रियल का उल्टा क्या करें फिर, इमेजिनरी। तो रियल में तो सारे आ गए, फिर इसको हमने एक और बोला एक इमेजिनरी नंबर होते हैं। क्या होते हैं, क्यों होते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, हालांकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सा बता रखा है क्योंकि उसके अंदर इमेजिनरी नंबर्स के बारे में थिंक एंड रिफ्लेक्ट के अंदर तो मैं जितना बता रखा है उतना ही बताऊंगा जितना आपने काम का है, बाकी नहीं बताऊंगा। तो इमेजिनरी नंबर और रियल से मिलके कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैं। अब ये इतना तो समझ आ गया रियल में क्या है, रैशनल और इरेशनल है। इसके परे तुम और कोई नंबर सोच सकते हो क्या, सोचो। ना ही जो रैशनल हो ना ही जो इर्रेशनल हो, क्या सोच सकते हैं इसके अलावा, तो सब तो आ ही गया इसमें। अंडर रूट वाले नंबर यहाँ आ गए, जो अंडर रूट से बाहर निकल जाते हैं वो यहाँ आ गए, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग यहाँ आ गए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग यहाँ आ गया। बचा क्या भाई, और भी कुछ है क्या। हालांकि जिन बच्चों को मैथ्स आगे नहीं पढ़ना 11वीं 12वीं में, वो इस पोर्शन को आप स्किप कर सकते हो इस वीडियो के, ठीक है, आपके काम का नहीं है। 11वीं 12वीं में मैथ्स पढ़नी है तो ही आपके काम का है। जो थोड़े से मैथ्स में अच्छे बच्चे हैं उन्हीं के काम का है, बाकी बच्चे स्किप कर सकते हो ये पार्ट जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ सिंपल सी। एक्स स्क्वायर में मैंने 1 जोड़ा और आंसर हो गया 0। मुझे बताओ एक्स की जगह पे हम क्या लगा सकते हैं। एक्स की जगह पे अगर मैं 1 लगाऊंगा तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 + 1 2, और 2 0 के बराबर तो नहीं होता, तो क्या लगाएं। अब बच्चे कह रहे हैं -1 लगाओ, का स्क्वायर -1 का स्क्वायर करना +1 = 0, ये तो नहीं होता, क्या लगाएं आप बताओ। हाँ बोलो। तो जवाब है कि कोई रियल नंबर x की वैल्यू को सेटिस्फाई करता ही नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। x इज नॉट रियल,
कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जो आप यहाँ लगा दो और ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। x का जो सॉल्यूशन है वो इमेजिनरी है। इमेजिनरी मतलब कि वो नंबर रियल नंबर लाइन पे होता ही नहीं है, उसको तो नंबर लाइन पे दिखा ही नहीं सकते। उसे देखने के लिए आपको एक इमेजिनरी लाइन खींचनी पड़ेगी, वहाँ दिखाना पड़ेगा उसे। क्या कह रहा हूँ मैं, इस बात को समझो, ध्यान से सोचना। आपने इतना पढ़ा है कि अंडर रूट के अंदर अगर 36 आ जाए तो इसको हम 6 बोल देते हैं। आपने कभी ये नहीं जाना अगर अंडर रूट के अंदर -36 आ जाए तो आप बोलोगे अंडर रूट के अंदर माइनस नंबर आ ही नहीं सकता। आता है क्या अंडर रूट के अंदर माइनस नंबर? अगर अंदर माइनस का आ चुका है इसका, ये आया कैसे होगा सोचना। कोई भी अंडर रूट का नंबर आता कैसे है? ये अंडर रूट का नंबर ऐसा आता है कि x का स्क्वायर होता है वो 36 लिखा होता है ना। कोई नंबर का स्क्वायर होता है वो 36 लिखा होता है। अगर इसको उधर भेजेंगे तभी तो ये अंडर रूट में 36 बनता है ना, तभी तो बनता है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं कि x का स्क्वायर है ये -36 है, तो क्या ये इक्वेशन सही है? गलत है, क्योंकि x का स्क्वायर करने पे नेगेटिव नंबर कभी आएगा ही नहीं। सोचो ध्यान से, इसका स्क्वायर करने पे नेगेटिव नंबर कभी आएगा ही नहीं। इसलिए हम ऐसा, अगर कभी ऐसा होता था हमारा अंडर रूट के अंदर -36 ऐसा होता था तो हम बोल देते हैं आपने गलत कर दिया क्योंकि अंडर रूट के अंदर आपका माइनस का नंबर आ रहा है। ठीक है, बात समझ आई? क्यों बोल दिया हमने ऐसा कि गलत कर दिया? क्योंकि x का स्क्वायर करने पे नेगेटिव नंबर कभी नहीं आ सकता। किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करो, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो, सामने नेगेटिव आंसर नहीं आएगा आपका कभी भी, ऐसा हम कहते थे। लेकिन इतनी बात समझ आती है। चलो यहाँ पे वही हो रहा है, अगर तुम ध्यान से सोचो तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है उसको वहाँ भेजो, -1 है, तो x की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट में -1 है। ठीक है, तो यहाँ पे वही हो रहा है। तो एक काम करते हैं, इस नंबर को आज के बाद से हम एक नाम दे देते हैं। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो इस नंबर को हम बोल देते हैं आई, बोल देते हैं इसको आयोटा बोलते हैं। ठीक है, ऐसा आई होता है। ठीक है, ग्रीक अल्फ़ाबेट है, जैसे अल्फ़ा बीटा था ना वैसा ही। तो इस नंबर को हम इमेजिनरी नंबर बोल देंगे, इमेजिनरी नंबर। अब ये काम करने से हमारी समस्या सुलझ गई। ठीक है, ये करा मैंने क्यों है? ये नंबर नहीं था एक्चुअल में, ये कोई नंबर था ही नहीं, ये रियल नंबर ही नहीं था। इसको मैंने अपनी मर्जी से बोल दिया कि इसको मैं आयोटा बोलूँगा आज के बाद से, बस ऐसे ही बोल दिया मेरी मर्जी से, कोई लॉजिक नहीं इसके पीछे, बस मेरी इक्वेशन सुलझ जाए थोड़ी सी इसलिए बोल दिया बस मैंने इसको। ठीक है, अब वापस आओ मेरी जो ये इस प्रॉब्लम पे। अब सोचो इस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लगाएं? इस एक्स स्क्वायर की जगह अगर मैं आयोटा लगा दूं तो मेरा काम हो जाएगा, मेरी प्रॉब्लम सुलझ जाएगी। इस एक्स की जगह पे अगर मैं आयोटा को लगा दूं, लगाओ जरा, आयोटा का स्क्वायर है ना इसका, एक्स की जगह पे आयोटा का स्क्वायर +1 = 0। आप बोलोगे आयोटा का स्क्वायर कितना होता है? पता कर लेते हैं कितना होता है। आयोटा की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर +1 = 0। स्क्वायर से रूट मारा, -1 + 1 = 0। हाँ जी, सच है बात, -1 + 1 तो 0 ही होता है। तो हो गई मेरी इक्वेशन सॉल्व। तो मेरी इक्वेशन सॉल्व हो जाए, उसको कन्वीनियंट के लिए, कन्वीनियंस के लिए मैंने एक ज़बरदस्ती एक नंबर बना दिया जो कि था भी नहीं, मैंने ही बना दिया उसको ताकि ये इक्वेशन सॉल्व हो जाए। ऐसे मर्जी से बना दिया, कोई मैथ्स का कोई बेस नहीं था इसके पीछे, इस नंबर को हमने देखा नहीं आज तक कहीं, इस नंबर का कोई प्रूफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऐसे ही बना दिया ताकि इक्वेशन सॉल्व हो जाए, बस मैथ सुलझ जाए, इसलिए कर दिया। एक और सोचो, अभी मैंने बताया था x का स्क्वायर बराबर -36। मैंने बोला था कि x की कोई रियल वैल्यू हो ही नहीं सकती। हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। काम करते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट ऑफ पहले क्या था? -36 था, फिर अंडर रूट था, यही तो थी x की वैल्यू। स्क्वायर उधर गया तो अंडर रूट बना। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? आप बोलोगे इसको -1 इंटू, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? सोचो, इसको मैं माइनस के निशान को अलग निकाल दिया, इसको अलग निकाल दिया। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई? इसको तो हम आयोटा बोलते हैं, इसको हम 6 बोलते हैं, तो 6 आयोटा आई x की वैल्यू। तो मतलब ये भी एक इमेजिनरी नंबर है। समझ रहे हो बात को? तो ऐसी कई क्वाड्रेटिक, इवन क्यूबिक भी इक्वेशंस हैं कई सारी, जिनका सॉल्यूशन रियल नंबर लाइन पे मिलता ही नहीं, हम कोशिश भी करते तो उनका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हमने एक और नंबर बना दिया जिसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो मैथमेटिशियंस ने इसको ऐसे रैंडमली क्रिएट कर दिया कि होगा कोई नंबर, लेकिन फिर देखा गया, मैथ्स क्रिएट कर दी ऐसे ही
किसी ने पेपर पब्लिश कर दिया क्रिएट करके मैथ, लोगों को लगा फालतू का कॉन्सेप्ट दे दिया, किसी काम का नहीं है। लेकिन जब फिजिक्स में हमने देखा, बहुत छोटे लेवल पे जाके देखा, क्वांटम फील्ड थ्योरी कहते हैं, एक थ्योरी होती है जिसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स वगैरह को बहुत डीपली स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ देखा, तो जब हम क्या नाम है कुछ इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करते हैं, सोचो जो बहुत छोटे होते हैं ना, एटम्स से छोटे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन्स को जब हम सॉल्व करते हैं, उनकी क्या नाम है, उनकी वेव इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो जो उनके सॉल्यूशंस होते हैं वो इमेजिनरी नंबर्स को रिक्वायर करते हैं, मतलब उनको ज़रूरत है हमें इमेजिनरी नंबर्स की। तो एक ऐसा मैथ का एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जिसको हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए बना दिया था, उसका एक्चुअल में यूज़ आता है क्वांटम फिजिक्स में। तो सोचो कि मैथ्स हमें वो चीज़ बता देती है जो कि अभी डिस्कवर भी नहीं हुई, हमने इसका यूज़ करा ऐसे ही मज़े के लिए, बस सॉल्व करने के लिए निकाल दिया कि इसको कह दिया कि ये आयोटा है आज के बाद से, और इस आयोटा का इस्तेमाल हो गया वहाँ जाके। समझ रहे हो बात को? इसका कोई यूज़ नहीं है एक्चुअल में, ये नंबर है ही नहीं एक्चुअल में रियल नंबर लाइन पे। और अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए, ध्यान से सोचना, जैसे कि एक ऐसा नंबर है 6 - 5 आयोटा, ऐसे करे कोई नंबर है, ये तो एक रियल नंबर है, ये एक इमेजिनरी नंबर है। तो इस टाइप के नंबर को, जो रियल भी नंबर है जिसके पास कुछ रियल पार्ट भी है और कुछ इमेजिनरी पार्ट भी है, इस टाइप के नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है, ठीक है। तो इतना बताया कि ये था हमारे रैशनल के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें थी। ये था हमारा इरैशनल, ये था हमारा रियल, ये था हमारा इमेजिनरी, और ये था हमारा, या ऐसा कह सकते हैं, इसको हटाते हैं, टच नहीं हो रहे, ठीक है ना, या इन दोनों से मिलके क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स। याद करो ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल पार्ट भी था, इमेजिनरी पार्ट भी था, है ना। तो ये है हमारा फाइनल वेन डायग्राम, जो कि हमें बताता है कि कितने सारे नंबर है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। यही है एंड, ठीक है, और कोई नंबर इसके अलावा नहीं होता, ठीक है। अच्छा बताओ, ज़ीरो कहाँ आएगा? रैशनल के अंदर आएगा। पाई कहाँ आएगा? इरैशनल के अंदर आएगा। आयोटा कहाँ आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ आएगा? इन दोनों के बाहर यहाँ कहीं आएगा, है ना। समझ गए? आपकी एंड चैप्टर एक्सरसाइज सुपर इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसको अगर तुम स्किप करके आगे बढ़ रहे हो देन आप बहुत तगड़ी मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि जो चैप्टर का पूरा सार है, सारा मिसलेनियस सार है, वो इसी में होता है। सिर्फ यही पढ़ लोगे ना, सिर्फ मतलब यही वाली आती है अगर तुम्हें, तो मतलब तुम्हें पूरा चैप्टर आता है। जब तुम अगली बार रिवीजन करने आओ तो पीछे की एक्सरसाइज पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब रिवीजन करना पेपर की, सिर्फ एंड चैप्टर एक्सरसाइज सारी की सारी कर लेना, और मैं क्वेश्चन और भी कराऊंगा इसके अलावा भी, ठीक है, अच्छे से लाके कहीं ना कहीं से उनको भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, विच एवर द केस में बी, बाय द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिवीजन। ठीक है भाई, 3/50 कह रहा डेसिमल में चेंज करो, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 इधर, 50 इधर, 0.0 नहीं जा रहा, एक और 0 लगाते हैं, इधर आया 6 पे 300 समाप्त। इसका कोई और तरीका भी है क्या? हाँ है, ध्यान से सोचना। 3/50, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आएगा? 6/100। 6 के नीचे 2 0 हैं, यानी कि 6 के 2 बार पॉइंट कूद जाएगी, 0 0, वही आंसर है। देखो, समझ गए? अरे देखो ना यार, 2 0 थी इसलिए 2 बार पॉइंट कूद गई इधर, है ना। तो ये तरीका भी है, वो तरीका भी है, डिवाइड करके करना पसंद आता तो वैसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 0.06 ये तरीका जब काम करता है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने वाला, जब नीचे वाला नंबर को तुम 100 या 10 या 1000 या 10,000 बना सको, अदरवाइज काम नहीं करेगा ये तरीका, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा, 2/9, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा। 0.0, 9 दूनी 18, 2 बचा 0, फिर तो 2 2 2 होता जाएगा। ये तो 0.2 के ऊपर बार लिख देता हूँ सीधा मैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इसी का ही, प्रूव दैट √5 इज इरैशनल। करा रखा है, तो इंट्रो भी करा दिया था, √5 को इरैशनल, लेकिन फिर से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। वैसे तो होमवर्क से दिया था ना मैंने वाला, मैंने √2 का कराया था, √3 का कराया था, √5 का बोला था, खुद कर लेना। कर रखा है तो स्किप कर दो, नहीं कर रखा तो कर लो।
प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। कैसे करते थे? लाइन बाय लाइन बोलते जाओ। पहले हम अज्यूम करते थे, लेट्स अज्यूम दैट √5 इज रैशनल। पहले इसको रैशनल हम मान लेते थे, पता नहीं है, बस मान लिया। सो √5 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे p एंड q को प्राइम होने चाहिए। p एंड q आर को प्राइम, ठीक है, या मस्ट बी को प्राइम, कैसे भी लिख लो। फिर क्या करना होता था? इसको इधर भेजना होता था। तो p इज इक्वल्स टू q √5 ऐसे ही होता था। फिर हम क्या करते थे? दोनों तरफ स्क्वायर करते थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। फास्ट तो नहीं हो रहा? अगर पीछे का देख रखा है तो ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? ये 5 हो गया। तो अब क्या लिखना है? मैं 2 लाइन यहाँ लिखने की जगह साइड में लिख रहा हूँ। आप इन दोनों लाइनों को यहाँ ही लिखना, ठीक है। p² इज अ मल्टीपल ऑफ 5। p² 5 का मल्टीपल है। इसका मतलब क्या हुआ? p इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 5। अगर p² 5 का मल्टीपल है तो p भी 5 का मल्टीपल होगा। इतनी बात समझ आ गई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर p 5 का मल्टीपल है तो इसकी जगह हम फिर क्या लिखते थे? p की जगह 5k लिखते थे, है ना, क्योंकि p 5 का मल्टीपल है। फिर क्या करते थे? इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के लिए कहते थे इस p की वैल्यू को यहाँ लगा दो। तो जैसे ही पुट p बराबर 5k इन इक्वेशन नंबर 1, तो जैसे इसको यहाँ लगाते थे तो क्या बनता था? 5k का स्क्वायर बराबर q² इंटू में 5। 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया, k² बराबर q² इंटू में 5। 5 से 25 गया, 5k² बराबर q², ठीक है। अब क्या करना होता था? फिर लिखना होता था हमें कि q² इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5। तो p² जो q है इज़ ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। q² अगर 5 का मल्टीपल है तो q भी 5 का मल्टीपल है। तो q को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू k की जगह कुछ और लिख देते हैं, a लिख देते हैं, q को 5a। अब देखो यहाँ से q 5a के बराबर आया, p 5k के बराबर आया, तो मतलब ये रैशनल, क्या नाम है, को प्राइम हो ही नहीं सकता। मतलब p भी 5 का मल्टीपल है, q भी 5 का मल्टीपल है, p भी 5 का मल्टीपल है, तो ये तो को प्राइम हो ही नहीं। तो आप लिखोगे इफ़ p एंड q both are multiples of 5, p और q दोनों के दोनों 5 के मल्टीपल्स हैं, they cannot be co-prime। मतलब ये दोनों के दोनों को-प्राइम नहीं हो सकते। अगर ये दोनों को-प्राइम नहीं हो सकते तो हमारी ये वाली अजम्पशन जो थी वो गलत हो गई। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है, इतना लिख लेना। इसके बाद यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। दे कैन नॉट बी को प्राइम, सो आवर प्रीवियस अजम्पशन दैट √5 इज रैशनल इज रॉन्ग, ठीक है। तो हमारी जो प्रीवियस अजम्पशन थी वो गलत है, और अगर हमारी प्रीवियस अजम्पशन गलत है दैट मीन्स √5 मस्ट बी रैशनल, है ना। √5 मस्ट बी रैशनल। अच्छा, तुम आप ये भी कह सकते हो कि √5 क्या हो सकता था? या तो रैशनल हो सकता था या तो इर्रैशनल हो सकता था, है ना। तो रैशनल तो नहीं है, कैसे पता लगा? क्योंकि वो को प्राइम नहीं बन रहा, p/q का जो फॉर्म है उसकी, ठीक है। तो तुम बोलोगे रैशनल इरेशनल के अलावा तो एक और होता था, इमेजिनरी भी तो होता था, क्या पता वो हो √5, लेकिन उसमें इमेजिनरी नंबर ही नहीं है ना, कोई आयोटा वाला नंबर ही नहीं, तो कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो √5 रैशनल ही होगा। ये तरीका है करने का, आप इसको चाहो तो इसको याद कर लो, इसको जैसे करते हैं, ठीक है। मैंने तो ऐसे ही कर देता हूँ इसको। हो सकता है मैंने पहले लाइनें थोड़ी सी अलग लिखवाई हो और अभी लाइनें थोड़ी सी अलग लिखवाई हो,
उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी ग्रामर ठीक होनी चाहिए और आपको लिखने का तरीका समझ आना चाहिए और तुम क्या कर रहे हो वो तुम्हें समझ आना चाहिए। रट के कुछ चीज़ करोगे तो कभी तुम्हारा ठीक कर ही नहीं पाओगे इस चीज़ को, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है 12.6 को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखो, लिख देंगे बड़े आराम से। 126 अपॉन में पॉइंट के राइट में एक नंबर यानी कि 10 काटा, कितना आया 61 अपॉन में 5। ये हुआ पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में 0.120 क्या, हाँ 63 आएगा, 63 ठीक है, 2 से काटा है ना, तो 0.0120 को हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है क्योंकि टर्मिनेटिंग है, सीधा सीधा लिख सकते हैं इसको। पॉइंट के राइट में कितने डिजिट है, तुम बोलोगे 1 2 3 4, तो 120 अपॉन में 1 2 3 4, ठीक है। पॉइंट के राइट में 4 डिजिट है इसलिए 4 0 आ गए नीचे, 1 0 से 1 0 मर गया। ये गया कितने पे, ये गया कितने पे 500 पे, ये गया कितने पे, ये गया कितने पे, यानी कि 3 अपॉन में 250 मिल गया हमें। तीसरा क्वेश्चन 3.052 के ऊपर बार है। वह बहुत सारे क्वेश्चन अब इसके जैसे, ठीक है, सारे ही करते हैं। चलो कैसे करेंगे, देखो x बराबर 3.052 के ऊपर बार, तो 52 के ऊपर बार है, दैट मीन्स मैं इसको 525252 ऐसे लिख सकता हूँ। तो पहले पॉइंट्स को कहाँ पहुँचाए 5252 के लिए, आप बोलोगे एक बार पॉइंट को यहाँ पहुँचा देते हैं तभी तो रिपीटिंग ट्रेल मिल रही है पीछे, तो यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है। मैं लाइन नहीं लिख रहा, आप लिख लेना मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, ठीक है। इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 10x, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो आया 30.525252 एंड सो ऑन। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहता हूँ, मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 कहता हूँ। यहाँ से यहाँ कैसे आए हैं, 10 से मल्टीप्लाई करके आए हैं। इतनी बात दिमाग में घुसती है सबके। अब कहाँ डिजिट को कहाँ लेके जाएं, या तो तुम इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं उसको करता हूँ ना इतने टाइम से, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को करता हूँ मैं, तुम सेकंड वाली को भी कर सकते हो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 को तुम किससे, देखो मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। हमें पॉइंट को अब कहाँ पहुँचाना है, आप बोलोगे यहाँ से तो यहाँ पहुँचाना है, लेकिन यहाँ से यहाँ पहुँचाना है ना, एक ही बात पड़ेगी दोनों से। तो नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो। अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, पॉइंट को 2 बार कुदाना है, दैट मीन्स किससे करें, 100 से करें। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 100 ऐसे लिख देना, बाय 100, ठीक है। इसको जब 100 से करेंगे तो 10 को 100 से किया तो कितना आया 1000x, ठीक है, हाँ 1000x बराबर पॉइंट यहाँ से यहाँ कूदा तो 3052.525252 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को घटा दो। तो ये बात समझ आ गई कैसे किया। अगर इसको करते तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता, तब भी तो 1000 से ही करना पड़ता, 3 डिजिट है, तब भी तो इधर 1000 ही आता है ना। तो इसमें से इसको घटा दो, सॉरी इसमें से इसको घटा दो, 1000 में से 10 गया तो 900x बराबर 3052 में से 30 गया तो ये तो 2 ही बन गया, 5 में से 3 गया कितना आया 0 और 3 ऐसे ही आ जाएगा, 5252525252 खत्म हो गया सारा का सारा। तो x की वैल्यू आई 3022 अपॉन में 990, काटो कितना हुआ 1511, नीचे 495 कट रहा है क्या अभी, और ये 5 1 6 7 8 नहीं कट रहा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या है अगली डिजिट, 1.235 के ऊपर बार, सेकंड में 1.235 के ऊपर बार। कैसे करेंगे देखो इसको, ठीक है। x बराबर 1.2353535 एंड सो ऑन। पहले तो पॉइंट को यहाँ से यहाँ पहुँचाने की आवश्यकता है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर आया 10x बराबर 12.3535 एंड सो ऑन। फिर पॉइंट को यहाँ से यहाँ पहुँचाने की आवश्यकता है तो एक और बार इसको 100 से कर देते हैं, तो कितना आया
1000x बराबर 1235.3535 एंड सो ऑन। क्लियर है इतनी बात तो? अरे एक जीरो एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है क्लियर। अब क्या करें बताओ, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी, ये इक्वेशन नंबर 3 थी। तो 3 में से 2 को घटा देते हैं। 1000 में से 10 गया तो 990x, 35 में से 12 गया तो कितना आता है? 2 में से 5 में से 2 गया तो आया 3, 3 में से 1 गया तो कितना आया? 1 2, ऐसे ही आ गया, पीछे की ट्रेल खत्म हो गई। तो x बराबर 1223 अपॉन में 990। देखो ये तो 3 से कट रहा है, ये कट रहा है क्या 3 से? नहीं कट रहा है ना, 3 4 5 6 7 8 नहीं कट रहा है ना, तो ये इसका आंसर हो गया। अगला देखते हैं क्या है, डिजिट बोलना, यही है। तो x बराबर 0.232323 एंड सो ऑन, इस तरह चल रहा है कुछ। क्या करेंगे बताओ, एक बार पॉइंट को यहाँ पहुँचाने की आवश्यकता है, तो इसको मल्टीप्लाई करा 100 से, तो कितना हो गया 100। x बराबर 23.232323 एंड सो ऑन। इसी में से घटा दो, क्योंकि अब तो ये जो डिजिट थी इसे हटा देता हूँ मैं ना, तो ये जो इक्वेशन थी, ये वाली पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, इसी में से घटा देंगे, काम हो जाएगा। क्योंकि इसके पीछे भी 2 3 2 3 चल रहा है, इसके पीछे भी 2 3 2 3 चल रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे अब बताओ, इक्वेशन नंबर 2 में से ही एक को घटा दो। 100x में से एक एक से कितना आया? 23 में 0 का कितना आया? पीछे का तो सारा का सारा, तो x बराबर 23/99, ठीक है। आगे बढ़े। वैसे इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है, लेकिन छोड़ो, तुम मैथ्स पेपर में करके आओगे तो गलत माना जाएगा उसको, ठीक है। क्या नंबर है अगला, कौन सा पार्ट हो गया? 5th हो गया, बोलो। 2.05 सिर्फ 5 के ऊपर है, 0.5 के ऊपर है, तो x इज इक्वल्स टू 2.05555 एंड सो ऑन। किससे करें पहले मल्टीप्लाई? आप बोलोगे पॉइंट को पहले यहाँ से यहाँ पहुँचाने की ज़रूरत है, तो किससे कर दें? पहले 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर हो गया 10x, फिर हो गया 20.555, फिर कहाँ पहुँचाने की ज़रूरत है? फिर यहाँ से यहाँ पहुँचाने की ज़रूरत है। किससे कर दे बताओ? इससे कर, इस वाले को करता हूँ ना, इसी को एक बार 10 से करते हैं, इसको 10 से करा तो इधर कितना आया? 2। ये ना एरोज में समझाने के लिए बना दो, तो तुम मत बनाना इनको कॉपी में। तो बोलो कितना हुआ? 205, यहाँ पॉइंट था ना, 205.555 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर 1 इसको कहते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से कहते हैं। वैसे तो 1 वो होती है, 2 ये होती है, 3 ये होती है। अगर तुम उल्टा भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है हमें? 3 में से 2 को घटाना है। 100x में 10x गया, कर लोगे आगे? ठीक है, बढ़िया। 100x में से 10x घटाओगे 90x आएगा, इसमें से घटाओगे कुछ आएगा, फिर 10 को उधर नीचे भेज देना, कैंसिल आउट कर देना। अगला क्या है? 2.125 सिर्फ 25 के ऊपर है, सिर्फ 5 के ऊपर है, तो x बराबर 2.125555। फिर क्या करेंगे, एक बार इसको, क्योंकि हमें 5 की ट्रेल बनानी है, तो एक बार इसको यहाँ से यहाँ लाने की ज़रूरत है, यानी कि इसको 100 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। तो कितना हो गया? 100x बराबर 212.5555 एंड सो ऑन। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें? 10 से कर लेते हैं इसको, तभी तो पॉइंट यहाँ से आएगा। तो इसको 10 से करें तो 1000x हो गया, तो 2125.555। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में से एक को घटा देना, आंसर आ जाएगा। अगला बोलो। 3.1 सिर्फ 25 के ऊपर है, ये भी देखो बिल्कुल सेम ही चल रहा है, तो दोबारा नहीं करा रहा। ये 2.125 था, ये 3.125 था, मेरे ख्याल से कर लोगे, ये भी सेम ही क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। अगला क्या है बताना? 9 है ये, बोलो। 625 के ऊपर है, तो ये थोड़ा सा अलग ही कराए थे। तो x इज इक्वल्स टू 2.1625 1625 एंड सो ऑन। किससे करेंगे मल्टीप्लाई? पहले 4 डिजिट की आवश्यकता है, यानी कि 10,000 से करेंगे पहले, है ना। 4 0 तो इसी पे होते हैं,
है ना। तो कितना हो गया 10,000x बराबर 21625.1625 एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं हम। अब बोलो किससे करें, एक और बार वहाँ पहुँचाना पड़ेगा। अब किससे करेंगे बताओ, एक और बार 10,000 से करेंगे, ऐसे ही कर दें, हाँ ऐसे ही कर दो चलो, उससे भी आता है ऐसे भी आ जाएगा। देखो इसके पीछे 1625 चल रहा है, इधर भी 1625 चल रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। 2 में से 1 को घटा दो, कितना पहुँचेंगे, 10,000 में से 1 जाएगा तो 9,999x आएगा, है ना। 21625 में से 2 चला गया तो 21623 बचेगा, पीछे की ट्रेल ख़त्म हो चुकी है, तो x की वैल्यू 21623 अपॉन में 9999 कटेगा, तो काट लेना। अगला बोलो, ख़त्म। मेरे ख्याल से तो नहीं कटेगा ये। ठीक है, तो ये हुआ हमारे सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है 0.532 पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट है 1.15 को नंबर लाइन पे दिखाना है। 1.15 के ऊपर बार है, इन दोनों को नंबर लाइन पे दिखाना है। दिखा देंगे। पहले वाला देखो, पहले वाले के लिए हमने लाइन खींची, यहाँ कहीं 0 आएगा, यहाँ कहीं 1 आएगा, यहाँ कहीं 2 आएगा। ऑफ कोर्स इनके बीच में 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0. पहले मैं लाइनें खींच देता हूँ ना, और 1 को थोड़ा दूर कर देते हैं, 2 कहीं होगा उधर कहीं। तो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और ये तो 1.0 है ना। कहाँ जाने की ज़रूरत है हमें, आप बोलोगे ये 0.5 है, उससे थोड़ा सा आगे जाना है, यानी कि 0.6 है, तो इसे लिखते हैं 0.5 यहाँ पे, इसे लिखते हैं 0.6 यहाँ पे। लाइन खींचते हैं तो 9 लाइनें खींचनी है फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0.51, 0.52, 0.53, 0.54, 0.55, 0.56, 0.57, 0.58, 0.59, 0.60, ठीक है। 0.60 बन जाएगा, है ना। फिर कहाँ जाना है, 0.53 से आगे जाना है, 0.53 एरा से आगे जाना है, यानी कि इसको इधर करते हैं, 0.53 इधर है, 0.54 इधर है। हमने खींची लाइन, 9 डिजिट्स खींचो फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0.51 सॉरी 531, 0.532, 0.533, 0.532 सॉरी 4। तो हमें इतना ही तो आना है, यहीं तक ही जाना था, बाकी सारे लिखना मर्जी है। तो मिल गया हमें 0.532, ठीक है। समझ आ गई सबको। अगले वाले में क्या करना है, 1.15 के ऊपर बार वाले नंबर्स को देखो, दिखाया तो जा सकता नहीं, लेकिन बस डॉट 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 करके दिखा देंगे हम इसको, ठीक है। मैं समझाता हूँ कैसे। देखो नंबर लाइन है, इधर की तरफ 1 है, इधर की तरफ 2 है, बीच में 9 लाइन आती है। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9। हमें 0.1 से आगे जाना है। ये रहा 1.1, ये रहा 1.2। लाइन खींची, कितना हुआ, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19। 1.15 ये रहा 1.15 और ये रहा 1.16, सॉरी हाँ 1.16 तो आएगा, ठीक है।
अब देखो 1.15 है ना, के ऊपर बार है, अब ये 5 5 5 5 चलता जाएगा, इसका मतलब यही तो है 1.1555 चलता जाएगा। तो कितना नहीं दिखाएंगे इसको, हम एक स्टेप दिखा देते हैं बस, 1.150 तो यही है, तो 1.151, 1.152, 1.153, 1.154, 1.155 ऐसे करके चलता जाएगा। तो एक ये रहा मिला 1.155। अब 1.156 को फिर से खोलेंगे तो ऐसे डॉट 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 कर दो बस, ताकि यही आगे बढ़ता रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। क्योंकि इसको हम कितना भी जूम करेंगे यहाँ तक हम कभी पहुँच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो चलता जा रहा है। बाकी का कल करते हैं। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया था हमने लास्ट, तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर ढूंढने हैं हमें। ढूंढ सकते हैं, बड़े आराम से ढूंढ सकते हैं हम, तो इनफाइनाइट भी ढूंढ सकते हैं। तो ऐसे होता है, इधर 3 है, इधर 4 है। ऑफ कोर्स इनके बीच में कौन कौन से नंबर होंगे, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, इतने ही होंगे। मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ इसको, लेकिन अभी रैशनल नंबर ढूंढने से बोले थे, डेसिमल्स तो नहीं बोली थी ना इसने। तो हम क्या करें ऐसे में, 31 अपॉन में 10, पॉइंट हटाया, पॉइंट के राइट में एक डिजिट था इसलिए 10 आ गया। इसी तरह 32 अपॉन में 10, 33 अपॉन में 10, 34 अपॉन में 10, 35 अपॉन में 10, 36 अपॉन में 10। क्या ये काम हो गया इतना? बिल्कुल भी नहीं। अभी कैंसिल आउट ये वाला तो नहीं होगा, ये तो होगा। इसे काटा 16 बाय, इसे ये तो कटेगा ही नहीं, 33/10 ये कटेगा, 17 बाय, ये कटेगा कितने पे, 7/2 और 18 बाय, हाँ 7 बाय, इधर तो 2 ही आएगा, ठीक है। बाकी सब ठीक है, ठीक है, क्लियर इतना। अब छठे क्वेश्चन में क्या कहता है, सेम काम करना है, 5 रैशनल नंबर ढूंढने 2/5 और 3/5 के बीच में। इनका डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है 6 क्वेश्चन में, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सेम बनाने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इसको, क्योंकि 2/5 के बाद सीधा सीधा देखो, अगर मैं ऐसे करूँगा इसको, ठीक है, जैसे 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, तो इधर तो 0 है, ये 5/5 तो 1 होता है। तो 2/5 और 3/5 तो बिल्कुल चिपके हुए आ गए। इनके बीच के नंबर कैसे ढूंढे, तो इनको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा हमें। 2/5 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 20/50 बन जाएगा। सिमिलरली 3/5 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 30/50 बन जाएगा। तो अब तो ढूंढ सकते हैं इनके बीच के नंबर हम। अगर इधर 20/50 है तो इधर 20/50 है, वहाँ कहीं 30/50 होगा। तो इनके बीच के 6 नंबर कितने निकालने थे, 5 लिखने थे, ठीक है। यहाँ 5 नंबर ढूंढने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 21/50, 22/50, 23/50, 24/50, 25/50, 26/50 हो गए मेरे ख्याल से, है ना। 1 2 3 4 5, एक एक्स्ट्रा ही हो गया। अब जो कट रहा है उसे काट लेना, ठीक है। अच्छा, हो सकता है कि जो आपकी मैम वगैरह ने कराया हो उनके आंसर और ये आंसर मैच ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि 20/50 और 30/50 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं। हो सकता है हमने कोई और नंबर्स लिए, उन्होंने कोई और नंबर्स लिए। तो जब भी रैशनल नंबर बीच में ढूंढने वाले क्वेश्चन आएगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो किताब से मैच हो जाए, ठीक है। बात समझे इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कहता है 7वें क्वेश्चन में 5 रैशनल नंबर ढूंढने 1/6 और 2/5 के बीच में। इस बार डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सेम बनाना पड़ेगा। 6 और 5
का जो कॉमन मल्टीपल है, पहला कॉमन मल्टीपल जिसको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम भी कहते हैं, वो 30 होगा, है ना। 5 6 30, तो 1/6 हमें 30 बनाना है इधर, 2/5 हमें 30 बनाना है इधर। 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 बन जाए, तो इधर कितना आ गया, इधर कितना आ गया, तो 5/30 से 12/30 के बीच में नंबर कौन सा आएगा। 5/30 अगर इधर है तो इसके बाद क्या होगा जरा बोलना। 6/30, 7/30, कितने ढूंढने थे हमें, 5 ढूंढने थे, ठीक है। 8/30, 9/30, 10/30, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। कैंसिल आउट कर लेना, आंसर आ जाएगा। कौन कौन सा होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये होगा और ये भी होगा। कर देते हैं चलो। ये कितना हो गया, 1 तो ये तो 7/30 ही है। 2 से काटो, 4/15, ये कितना हुआ, 3 से काटो, 3/10, इसे 1/3, ठीक है। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है अगर x/3 प्लस x/5 बराबर 16/15 है तो x कितना होगा। थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर से x कॉमन ले लो, इधर आया 1/3 प्लस, चलो एक काम करो, सीधा सीधा ही कर लेते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इसको इससे करा कितना आया, इसको इससे करा कितना आया, इसको इससे करा कितना आया, बराबर 16/15 से 15 कट गया, तो ये कितना हुआ 8x बराबर, तो x की वैल्यू, अरे 8 को किससे मल्टीप्लाई करके 16 बन जाए, 2 से, 8 2 16, तो x 2 हो गया, ठीक है। तो x हमारा यहाँ पे 2 आ गया आराम से, ठीक है। वेरीफाई करना हो तो कर लेना। x की वैल्यू को उठा के यहाँ लगा लेना फर्स्ट इक्वेशन में। लेट a बी 2 नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर, कह रहा a और b, ऐसे इक्वेशन लिखी है, a + 1/b बराबर 0 है। तो कह रहा है a और b दोनों के दोनों नॉन ज़ीरो हैं, मतलब ज़ीरो नहीं हो सकते, और साथ ही साथ रैशनल हैं, मतलब इरैशनल नहीं हो सकते। विदाउट असाइनिंग एनी न्यूमेरिकल वैल्यूज, ए और बी की कोई वैल्यू मत रखना। डिटरमाइन ए बी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। कह रहा है जो ए बी होगा, मतलब ए मल्टीप्लाइड बाय बी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये पता करना है हमें। ए बी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, चेक कर लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे ए बी प्लस इसको इससे 1 अपॉन में इसको इससे बराबर, इसको वहाँ भेजते हैं, तो ए बी बराबर बी 0 से मल्टीप्लाई हो गया, वहाँ जाके 0 × b हो गया, तो ए बी बराबर कितना, ए बी सॉरी, हाँ तो इतनी बात तो समझ आ गई थी। ये उसको वहाँ भेजा, 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया, तो ए बी + 1 बराबर ए बी की क्या वैल्यू आई, तो ए बी तो नेगेटिव है, दैट मीन्स ए बी इज नेगेटिव, ठीक है। ए बी कैसा है, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा, ये हो गया 9वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, पॉज करना, ध्यान देंगे। 10वें क्वेश्चन में कह रहा है अ रैशनल नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुज लास्ट नॉन जीरो डिजिट अकर्स एट 4th डेसिमल प्लेसेस। क्या कह रहा है, कह रहा है एक रैशनल नंबर है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है एक रैशनल नंबर है, ठीक है। बोल रहा है कि जब इसको हमने, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है, कैसा टर्मिनेट हो जाता है ये, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है, कुछ पूरा लिखता हूं इसको, ठीक है। एक टर्मिनेटिंग तो अपने पास एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है, कह रहा है जिसका पॉइंट के राइट में 4 डिजिट्स हैं, मतलब 0 पॉइंट समथिंग 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 ऐसे, ठीक है। पॉइंट के 4 डिजिट बाद वो टर्मिनेट हो गया, जैसे कि 0.2256 ऐसे टर्मिनेट हो गया ये, ठीक है। बात समझे। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से सोचना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2256 अपॉन में 10 के पीछे 4 0 ऐसे लिख सकता हूँ, यानी कि 2256 अपॉन में 10 की पावर 4, है ना। इतना बोला है क्वेश्चन में कि पॉइंट के 4 डिजिट बाद ये टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, मतलब
इतनी बात क्लियर। तो अगर इसने बोला है कि जो ऊपर वाला नंबर है वो अगर p है तो नीचे 10 की पावर 4 आ जाना चाहिए। सिंपल सी बात, समझ गए। अगर भाई टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है आफ्टर 4 डिजिट्स ऑफ डेसिमल, तो मैं इसको p बाय 10 की पावर 4 के रूप में लिख सकता हूँ। कैसे पता? क्योंकि अगर तुम इसको सीधा करोगे तो कितना बनेगा, 0.000 p, यही तो बनेगा, है ना। हमें ऊपर वाला नंबर तो मालूम नहीं, ये तो मैंने ये जो 2256 लिया था तो अपनी मर्जी से लिया था, ऊपर वाला नंबर तो हमें पता नहीं, p होगा कुछ। क्वेश्चन में दिया भी है साथ में कि p बाय 10 की पावर 4 की फॉर्म में लिखा है उसको, ठीक है। इतनी बात क्लियर होती है बिल्कुल, ठीक है। फिर कह रहा है p एक इंटीजर है, मतलब p क्या है, एक इंटीजर है, मतलब डेसिमल में नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, सिर्फ इंटीजर होगा, 1 2 3 4 5 ऐसा रह सकता है वो, ठीक है। डिविजिबल बाय 10 नहीं है, मतलब p जो है वो नॉट डिविजिबल बाय 10 है, मतलब 10 के टेबल में तो नहीं आएगा। 10 20 30 40 50 60 70 80, मतलब p के पीछे 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो p 10 के टेबल में नहीं आएगा, इतना पता है। तो कह रहा है इज इट नेसेसरी दैट डिनोमिनेटर ऑफ दिस नंबर इज अ रैशनल नंबर व्हेन इट इज रिटन इन द p बाय q, इज इट डिविजिबल बाय। तो कह रहा है कि क्या ऐसा ज़रूरी है कि जो ये डिनोमिनेटर है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से सोचना। p अपॉन में 10 की पावर 4, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू में 5 की पावर 4, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो फिर इसको ऐसे लिखा जा सकता है p अपॉन में 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, ऐसे लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। तो इसने बोला जब इसको हम ऐसे लिखेंगे तो क्या ये p से डिविजिबल होगा, है, मतलब ये बेसिकली ये नंबर कट जाएगा क्या, ऐसा होगा कि नहीं होगा। बस हमें इतना पता है 10 के टेबल में तो नहीं आएगा, इतना ही इंफॉर्मेशन है हमें कि जो p है 10 के टेबल में नहीं आएगा। मतलब p कैसा नहीं हो सकता, 1 2 4 0 ऐसा नहीं हो सकता, उसके पीछे 0 नहीं आ सकता। 10 के टेबल में ना आने का ये तो मतलब है पीछे 0 नहीं आएगा, क्योंकि 10 के टेबल में जितने भी नंबर आते हैं सबके पीछे 0 आता है, तो 10 के टेबल में तो नहीं आएगा, इतना पता है। लेकिन अगर 10 के टेबल में ना भी आए तो तब 5 के टेबल में तब भी आ सकता है। अगर 5 के टेबल में आ गया तो ये तो कट जाएगा उससे। मानो p अगर 25 हो गया, है ना, p अगर, तो क्या बन जाएगा 25 अपॉन में 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। 25 को मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ, तो 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, इसे कट गया तो 5 की पावर 2 आ गया, यानी कि 1 बाय 2 की पावर 4 इंटू 5 की 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। तो डिनोमिनेटर तो हमारा बदल गया। इसने क्वेश्चन पूछा था कि डिनोमिनेटर बदलेगा कि नहीं बदलेगा, मतलब डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा क्या हमेशा, अगर 10 के पहाड़े में नहीं आ रहा तो जवाब है कि अगर 10 के पहाड़े में नहीं आ रहा तो 2 मतलब 10 से डिविजिबल नहीं है तो 2 से या 5 से तो डिविजिबल हो सकता है, और दोनों ही केसेस में क्या हो जाएगा कि ये जो है क्या नाम है, जो डिनोमिनेटर है वो रिड्यूस हो जाएगा 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 से। तो ऐसा मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इफ p इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 10, p 10 का मल्टीपल नहीं है, बट इट कैन बी अ मल्टीपल ऑफ 2 and 5। तो अगर p जो है किसका मल्टीपल है, अगर p जो है वो 2 का मल्टीपल है, अगर p जो है 2 का मल्टीपल है, तो अगर p 2 के टेबल में आ रहा है तो मैं p को कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे 2 इंटू k के रूप में लिख सकता हूँ। ध्यान से सोचो तो 2 मल्टीप्लाइड बाय, अरे अगर p 2 के टेबल में आ रहा है तो p को मैं 2 इंटू k के रूप में लिख सकता हूँ ना, ठीक है। तो अगर मैं p को ऐसे लिख दूँ, p की जगह क्या लिख दिया मैंने इस इक्वेशन नंबर 1 में, 2k अपॉन में 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, इससे एक पावर कम हुई तो कितना आया, k अपॉन में 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4। तो ये तो डिविजिबल हो गया। इस केस में तो हमसे पूछा क्या था, डिविजिबल बाय, सो इट इज डिविजिबल। और दूसरा केस क्या बन सकता है, इट कैन बी मल्टीपल 2 और 5। तो अगर p बराबर 2k हो सकता है क्योंकि p 2 का मल्टीपल है, तो p लेकिन 5 का भी तो मल्टीपल हो सकता है, p जो है 5k के भी तो बराबर हो सकता है। तो एक बार p को 5k रख देते हैं इसी इक्वेशन में, तो क्या बनेगा बताओ, ऊपर क्या आएगा 5k अपॉन में 2 की पावर 4 5 की पावर 4, इससे कट गया
तो k अपॉन में 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3। तो बेसिकली ये मतलब था कि अगर ऊपर वाला नंबर 10 के टेबल में ना भी आए तो भी उसको और काटा जा सकता है, क्योंकि वो 10 के टेबल में नहीं आ रहा तो 2 और 5 के टेबल में भी तो आ सकता है ना। इसने पूछा था कि अगर 10 के टेबल में नहीं आ रहा तो मतलब क्या है, लोएस्ट फॉर्म है। मतलब अगर ऐसे बोला इसने, नीचे 10 की पावर 4 है ना, ये बोला था इसने। अगर ऊपर वाला नंबर ऐसा है, मानो 3 है, तो ना तो ये 3 के टेबल में आ रहा है, सॉरी ना तो ये 2 के टेबल में आ रहा है, ना ये 5 के टेबल में आ रहा है, तो ये लोएस्ट फॉर्म है ना, लोएस्ट फॉर्म, ये लोएस्ट फॉर्म है इस केस में। तो इसने बोला था अगर कुछ भी ऊपर नंबर लिख दे हम जो 10 के टेबल में नहीं आता तो क्या वो हमेशा लोएस्ट फॉर्म होगी? तो नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर मैं ऊपर 2 लिख दूं तो क्या ये लोएस्ट फॉर्म है? लेकिन 10 के टेबल में तो नहीं आ रही, तब भी लोएस्ट फॉर्म है। अगर मैं ऊपर 5 लिख दूं तब भी ये क्या लोएस्ट फॉर्म है? नहीं। अगर मैं ऊपर 7 लिख दूं तो अब ये लोएस्ट फॉर्म है? हाँ। तो अगर हमें लोएस्ट फॉर्म ये पता करना है कि ये लोएस्ट फॉर्म है कि नहीं है, तो ऊपर कौन कौन के किस किस के मल्टीपल नहीं होने चाहिए? 10 का नहीं होना चाहिए एक तो मल्टीपल, 2 का नहीं होना चाहिए एक तो मल्टीपल, और एक 5 का नहीं होना चाहिए। या सिंपल यूँ बोलते 2 और 5 का कंबाइन मल्टीपल नहीं होना चाहिए। 10 का, 2 का, 5 का नहीं चलेगा। अगर सिर्फ आपने इतना बोला है ना कि p इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10, तो इस सेंटेंस से हम इस बात को श्योर नहीं हो सकते कि लोएस्ट फॉर्म बनेगी कि नहीं बनेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं फाइनली, इफ p इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 10, अगर p 10 का मल्टीपल नहीं है, सो इट इज नॉट क्या बोलें इसको, नेसेसरी दैट p अपॉन में क्या था, 10 की पावर 4 इज द लोएस्ट फॉर्म। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर p 10 का मल्टीपल नहीं है तो ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि p अपॉन में 10 की पावर 4 लोएस्ट फॉर्म होगी कि नहीं होगी। बात समझाई? ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्लियर हुई इतनी बात? थोड़ा सा मतलब रीजनिंग वाला क्वेश्चन था ये। ठीक है, पहले सच बताओ समझ आया कि नहीं आया क्वेश्चन? क्या पूछा था इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि अगर p अपॉन 10 की पावर 4 लिखा है, p 10 के टेबल में नहीं आता तो ये और कटेगा कि नहीं कटेगा, इतना सा पूछा था बस इसने। p 10 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 2 के टेबल में तो आ सकता है p, तब तो कट जाएगा। 5 के टेबल में तो आ सकता है p, तब तो कट जाएगा। तो पहले हमने 2 का केस लिया, फिर 5 का केस लिया, दोनों केसेस में कट गया, हमने देखा वो, है ना। तो अगर p 10 के टेबल में नहीं भी आ रहा तो भी हम ये नहीं कह सकते कि ये लोएस्ट फॉर्म है। बात समझ आई? तो 2 के टेबल में आ जाए, 5 के टेबल में आ जाए, 10 के टेबल में आ जाए, तीनों में कट जाएगा तीनों केसेस में, लेकिन किसी और टेबल में आए तो वो लोएस्ट फॉर्म रहेगी। ठीक है, पॉज करके इसको नोट कर लेना एक बार। ठीक है, मैं साइड हटता हूँ एक बार से। फोकस जाए। क्वेश्चन अगला जो है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कहता है कि बिना डिवाइड करे, एक वो दे रखा है मैं 18 अपॉन में 125, विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन डिटरमाइन, कह रहा है ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये बता दो। बता देते हैं। तो 18 अपॉन नीचे वाले के प्राइम फैक्टर करें 125 के, 5, 25, 5, 5, 5, 1, तो 5 की पावर 3 हो गई इधर। तो अगर 5 आ रहा है नीचे, तो मैंने बताया था या 5 या 2 आ रहा होता है तो टर्मिनेटिंग रहेगा। ठीक है, तो ये कैसा है? टर्मिनेटिंग है ये, बस डेसिमल लिखना लिखे की बात है। तो कह रहा है कितने नंबर बाद जाके टर्मिनेट होगा, ये पूछा है। कैसे पता? क्योंकि 5 की पावर 3 है, तो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 डिजिट्स ऑफ डेसिमल्स। चेक भी कर लें इस चीज़ को, होगा कि हमने गलत बोला है। 18 ऊपर है, 125 नीचे है, 0.01 इधर कितना आया 125, माइनस करना कितना हुआ, ये तो 7 हो गया, 5, 7 में से 2 गया, बोलना कितने पे? 125 के टेबल में आई थिंक 2 पे तो 250 आएगा, 4 पे आएगा, 125 के टेबल में 4 पे आएगा 500। 125 का टेबल लिखते हैं,
125, 250, 250 आएगा ना। हाँ, फिर 125 को एक बार 3 से करो, कितना हुआ? 5 3 15, 5 इधर एक, 3 दूनी 6 और एक 7 3 एकम 375। फिर 400 होगा ना, ये 500 होगा, 500 होगा। जब 25 जोड़ा पहले तो फिर 100 जोड़ा, ठीक है 500 हो गया। तो कितने पे, और फिर कितना हुआ? 625। तो 1 2 3 4 पे आ रहा है कितना? 500। कितना बचा? 50 बचा, फिर 0 आ गया, फिर 4 पे 500, फिर ख़त्म। तो देखो पॉइंट के राइट के 3 डिजिट बाद ही टर्मिनेट हुआ ये, तो हमने ऐसे भी बता दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12वां, अ रैशनल नंबर इज इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म हैज़ डिनोमिनेटर इतना, हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस इट विल हैव, एक्सप्लेन योर आंसर। वही 12वें क्वेश्चन में ऐसे बोला हुआ है कि एक रैशनल नंबर है, इसका डिनोमिनेटर कितना है? ऐसे p अपॉन में 2 की पावर 3 और 5। तो कह रहा है कितने नंबर बाद जाके टर्मिनेट होगा? 3 नंबर बाद जाके टर्मिनेट होगा। सो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 डिजिट्स ऑफ डेसिमल, मतलब डेसिमल की 3 डिजिट बाद जाके ये टर्मिनेट हो जाएगा। कह रहा है एक्सप्लेन करो अपने आंसर को। एक्सप्लेन मत करो, p की जगह कोई वैल्यू मान लो, लेट p बराबर 5, ठीक है। तो कितना हुआ? 5 अपॉन में 2 की पावर 3 इंटू में 5, इसे काटा तो कितना आया? 1/2 की पावर 3, यानी कि 1/8। इसको डिवाइड करके दिखा देना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कह रहा है कि a आपका दिया है 7/12, b आपका दिया है 5/6। तो कह रहा है a और b को इस तरह लिखना है कि a की वैल्यू k1/m हो जाए और b की वैल्यू k2/m हो जाए, ठीक है। k1 की वैल्यू, ये a की वैल्यू इतनी हो जाए, b की वैल्यू इतनी हो जाए। मतलब क्या कह रहा है? कह रहा है न्यूमरेटर तो k1 k2 यानी कि अलग अलग रह सकता है, लेकिन दोनों का डिनोमिनेटर आपको सेम बनाना है। तो सेम बनाते हैं पहले डिनोमिनेटर को, ठीक है। 12 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 12 ही होता है, करके देख लो। 12 और 6 का 6 से किया 1 और 2, सॉरी 2 और 1, 2 से किया 1 और 1, यानी कि 6 to 12 ही हुआ एलसीएम। तो मतलब इधर तो 12 है ऑलरेडी, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो 12 बन जाएगा। तो b कितना हुआ? 5/6, 2/2, कितना हुआ? k2/m। तो b की वैल्यू कितनी आई? 10/12 बराबर k2/m। इतनी बात समझ आई। फिर इसने हमें एक और कंडीशन दी। फिर आए कहता है कि k2 माइनस k1 6 से बड़ा होना चाहिए। k2 माइनस k1 बड़ा होना चाहिए 6 से, कि k2 माइनस k1 6 से बड़ा होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, अभी k2 की वैल्यू क्या है? यहाँ से k2 की वैल्यू क्या है? 10 है। k1 की वैल्यू क्या है? 7 है। तो एक बार k2 माइनस k1 करो। अगर k2 माइनस k1 अगर हम करें, यानी कि इसमें से घटाना है, कितना आएगा? 3 आएगा। k2 में से k1 को घटाया तो 3 आ रहा है अभी। तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। देखो ना, k2 की वैल्यू कितनी है? 10 है। k1 की वैल्यू कितनी है? 7 है। तो ये कितना है? क्या 3 बड़ा होता है 6 से? नहीं। तो हमें k2 और k1 को कुछ ऐसा करना है कि वो 6 से बड़ा हो जाए। तो एक काम करते हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। तो मतलब k1 k2 की ये वैल्यू पूरी नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक काम करते हैं, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना आएगा देखते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, कितना हो गया? सीधा बोलो, 2 से मल्टीप्लाई करा, चलो कर ही लेते हैं। इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, कितना आया? 14/, ये आया k1/m। b कितना था हमारा? 10/12 था। तो 10 को भी 2 से कर दिया, इसको भी 2 से कर दिया, कितना आया? k2/m। यहाँ पे वैल्यू बोलो, 20/24, कितना हुआ? k2/m। सिचुएशन क्या थी कि k2 माइनस k1 कितना होना चाहिए?
ज़्यादा होना चाहिए 6 से। K2 की वैल्यू क्या है 20, K1 की वैल्यू क्या है 20 में से 14 गया 6 आया, मतलब 20 में से 14 गया तो 6, क्या 6 से ज़्यादा होता है? नहीं होता, मतलब इससे भी काम नहीं बनेगा। तो 2 से ना मल्टीप्लाई करके हमें 3 से मल्टीप्लाई करने चाहिए इसको। तो कितना बनेगा 7 3 जा 21, 12 3 जा 36। इधर कितना आया, इधर भी 3 से करेंगे, इधर भी 3 से करेंगे, 10 3 जा 12 3 जा 36। अब चेक करते हैं K2 माइनस K1 कितना आ रहा है। K2 माइनस K1 ज़्यादा होना चाहिए 6 से। K2 कितना है भाई 30, K1 कितना है, क्या ये ज़्यादा है 6 से? कितना हुआ 9, ज़्यादा है 6 से। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब मुझे बताओ K2 की फाइनल वैल्यू क्या है हमारी, K1 की फाइनल वैल्यू क्या है हमारी, और M की फाइनल वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये हमारी सारी की सारी वैल्यूज़ हो गई। ठीक है, फिर कहता है यूजिंग दीज वैल्यूज़, इनके बीच के हमें कितने नंबर निकालने हैं, 5 नंबर निकालने हैं। यानी कि 21/36 और 30/36 के बीच के हमें 5 नंबर निकालने, निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, देखो नंबर लाइन खींचता हूँ मैं, इधर आएगा 21/36, उसके बाद क्या आएगा 22/36, इसके बाद 23/36, उसके बाद 24/36, फिर 26/36, चलते 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 आखिरी नंबर क्या आएगा 30/36। ठीक है, हमें 5 नंबर निकालने हैं इसके और इसके बीच के, तो निकाल दिए। 5 तो हो ही गए हमारे, ये रहे 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5, लेकिन ये तो अभी कैंसिल आउट होंगे, तो इसको करा तो कितना आया 11/18, 2 से काट दिया, ये तो कटेगा ही नहीं, तो 23/36 ऐसे का ऐसा ही आ गया। ये कटेगा 12 से काटो, 2 बाय, ये कटेगा 25, नहीं ये नहीं कटेगा 25/36, ये कटेगा 13 से काटा, 2 से काटा 13/36 का आधा 18, तो ये 5 नंबर मिल गए हमें इनके बीच के। फिर इसके बाद कहता है एक्सप्लेन वाई द कंडीशन के, फिर कह रहा है अगर इन दोनों के बीच के हमने कितने नंबर ढूंढे हैं, 5 नंबर ढूंढे हमने। ठीक है, तो हमारा n कितना है 5 है अभी, क्योंकि इन दोनों के बीच के हमें 5 नंबर ढूंढने थे। कितने नंबर ढूंढने थे 5। तो यहाँ कह रहा है कि K2 माइनस K1, अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में कितने नंबर्स होंगे, आप पता लगा सकते हो। यहाँ से यहाँ के बीच में कितने नंबर्स हैं, 10 हैं, ध्यान से सोचो। इन दोनों के बीच के नंबर ढूंढने हैं हमें, तो इसको और इसको तो काउंट नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो कितने हुए 1 2, जैसे सारे लिख देता हूँ एक बार मैं ना, 26, इधर कितना आएगा 27/36, 28/36, 29/36, कितने नंबर बने बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 8 बने। मतलब कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये, अगर एक बात बताओ इन दोनों के बीच में कितने नंबर हैं, तो ये कुछ ऐसा सिचुएशन सिंपल समझते हैं कि अगर मैंने ऐसा लिखा है, इधर की तरफ है मान लो 9, इधर की तरफ है मान लो 20, मैं बोलूँ 9 20 के बीच में कितने नंबर है, इसको पता लगाने का कोई सिंपल सा मुझे एक फार्मूला बता दो जो बीच के नंबर निकाल के दे दे। दोनों को माइनस कर दें, तो दोनों को अगर मैं माइनस करूँ तो कितना आएगा 11, तो इनके बीच में 11 नंबर है क्या, चेक करो। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, बस 19 है ना, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, देखना कितने नंबर हैं इनके बीच के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं, 11 तो नहीं है। तो मतलब 11 में से एक और घटाना पड़ेगा क्या, है ना। तो 2 नंबर्स के बीच के अगर हमें नंबर्स गिनने हैं तो पहले तो इसमें से इसको घटाओ और फिर उसमें से एक और घटाओ, क्योंकि एंड वाले भी तो इंक्लूड हो गए होंगे ना। मतलब हमने यहाँ से लेके यहाँ तक क्या गिन दिया, पहले वाले को नहीं गिना, ठीक है, लेकिन लास्ट वाले को भी तो नहीं गिनना था, तो उसमें उस लास्ट वाले को गिन दिया, उसका एक और हटाना पड़ेगा हमें। दोबारा समझो मेरी बात को, मैं तुम लोगों से पूछूं कि एक नंबर है 5, एक नंबर है 8, इनके ठीक बीच में कितने नंबर हैं, मुझे बात बताओ। तुम बोलोगे 6 7, 2 ही हैं। कैसे पता करा आपने, 8 में से 5 को घटाया, 8 में से 5 को घटाया,
फिर इसमें से एक और घटाया, है ना, कितना हुआ 8 -5 -1, यानी कि 2 ही नंबर है बीच में। तो अगर इनके बीच के नंबर्स पूछे हम आपसे तो आप क्या करोगे, पहले इसमें से इसको घटाओगे फिर उसमें से एक घटाओगे, है ना भाई, क्लियर। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर है ध्यान से देखो, K2 ये वाला जो नंबर है K2/m की वैल्यू क्या थी, K2/m की वैल्यू थी क्या 36/30, हाँ 30/36। तो ये नंबर था हमारा K2/m, यही तो था 30/36। K1/m की वैल्यू क्या थी, ये तो ये K1/m है। इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, 8 आएंगे। या अगर मेरे को ना पता हो तो मैं क्या करूंगा, इसमें से इसको घटाऊंगा फिर उसमें से एक और घटाऊंगा, यही करूंगा। या सीधे सीधे ऐसे में लिख दूं मैं, K2/m में से किसको घटाऊंगा, K1/m को, फिर उसमें से एक और घटा दूंगा। तो मेरे पे क्या आ जाएगा, टोटल नंबर आ जाएंगे। इनके बीच के कितने नंबर हैं उसको मैं क्या कह देता हूं, n कह देता हूं, ठीक है, क्या कह देता हूं, n कह देता हूं मैं। इतनी बात समझ आई, इनके बीच में कितने नंबर हैं, कुछ n आ रहा होगा, तो n क्या है मेरा, मैं यहां लिख देता हूं, n क्या है, नंबर ऑफ रैशनल नंबर, या फिर हाँ नंबर ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन K2/m एंड K1/m। K2/m और K1/m के बीच में कितने रैशनल नंबर आ रहे हैं, ये वो चीज़ है, ठीक है। तो K2/m की वैल्यू क्या है जरा मुझे बताना, कितनी है। चलो एक काम करो, K2/m माइनस K1/m, इस ये हमेशा ज़्यादा होना चाहिए ना n से, याद करो ये चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए थी। इस -1 को उधर भेजो, ज़्यादा होना चाहिए n+1 से, ठीक है। तो अगर मैं m को कंसीडर ना भी करूं, मतलब जो ये अपॉन में m आ रहा है वो इसके भी नीचे है इसके भी नीचे है, ठीक है, तो उसको अगर मैं कंसीडर ना भी करूं तो भी जो मेरा बनता है ना वो क्या बनता है कि K2 माइनस K1 बड़ा रहना चाहिए n+1 से, ठीक है, ये सिचुएशन बनती है। हालांकि दोनों के नीचे m है तो आप दोनों के नीचे m लगा ही दो, ठीक है, ये सिचुएशन बनती है दोनों के नीचे m है, लगाने का कोई वैसे कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है, इतना ये सिचुएशन हमारी बनती है। क्या सिचुएशन है ये कि ये दोनों के बीच में जितने नंबर आएंगे पहले तो दोनों को माइनस कर दो, फिर उसमें n से एक एक्स्ट्रा बढ़ा देना, ठीक है। फिर इसके आगे बोला हुआ है एक्सप्लेन वाई द कंडीशन K2 माइनस K1 बराबर n+1, मतलब ऐसे बोला है ये कंडीशन K2 माइनस K1 बराबर n+1, ये कंडीशन क्यों है। n यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ रैशनल नंबर रिक्वायर्ड बिटवीन a एंड b, मतलब ऐसे कह रहा है कि जब भी K2 माइनस K1 n+1 के बराबर है ना, K2 माइनस K1 बड़ा है, बराबर नहीं है, K2 माइनस K1 बड़ा होना चाहिए n+1 से। तो इसने हमें एक बात बोली कि जितने नंबर हमें चाहिए, हमें इन दोनों के बीच से कितने नंबर चाहिए थे, इसके और इसके बीच के हमें 5 नंबर चाहिए थे, कितने चाहिए थे, तो n की वैल्यू कितनी है, 5 है, मतलब बात समझ रहे हो, ये n क्या है, नंबर ऑफ रैशनल नंबर रिक्वायर्ड बिटवीन a एंड b, a और b के बीच के कितने रैशनल नंबर इस चीज़ की रिक्वायर कितने हैं, ठीक है, कितने रैशनल नंबर रिक्वायर है। तो अब ये कह रहा है कि अगर n में हमें कितने रिक्वायर्ड नंबर थे, इस क्वेश्चन में हमें कितने नंबर, कितने क्वेश्चन चाहिए थे नंबर, 1 2 3 4 5 ही तो चाहिए थे, तो n की वैल्यू 5 है +1, क्या ये ज़्यादा है K2 माइनस K1 से। K2 माइनस K1 कितना है, K2 था 30, K1 था 21, तो 30 में से 21 गया तो 9 ज़्यादा है किससे, ठीक है, ये बात तो हम पहले भी कर चुके हैं कि ये 6 से ज़्यादा होना चाहिए। तो मतलब कंडीशन क्या आती है निकल के हमारी कि अगर हमें, ध्यान से सुनना, अगर हमें इसके और इसके बीच में
5 रैशनल नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए हमें? कितने चाहिए? 5 रैशनल नंबर चाहिए अगर हम इन दोनों के बीच के। तो K2 माइनस K1 की वैल्यू 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए कम से कम। अगर मेरे को इन दोनों के बीच के 10 रैशनल नंबर चाहिए होते, इन दोनों के बीच के कितने रैशनल नंबर चाहिए होते? 10 रैशनल नंबर चाहिए होते। तो K2 माइनस K1 की वैल्यू 11 से बड़ी होनी चाहिए थी, 11 से बड़ी। ठीक है, 11 क्यों? क्योंकि n में 1 जोड़ा है हमने। ठीक है, अगर हमें कितने नंबर चाहिए होते हैं, जैसे इसके और इसके बीच के हमें मानो 8 नंबर चाहिए होते। कितने नंबर चाहिए होते? तो K2 माइनस K1 की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए थी? 9 से बड़ी होनी चाहिए थी। अब इस बात को थोड़ा सा वो समझते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, अगर हमारा K1 कितना है, एक बात बताओ, K2 कितना है हमारा? 30 है। ठीक है, यहाँ कहीं 30 आ रहा है। K1 कितना है हमारा? 21 है ना? ये कंडीशन आई क्यों एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। ठीक है, इसे हम एक्सप्लेन करते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक्सप्लेनेशन। ध्यान से समझना भाई। K मैंने क्या लिखा, इस तरफ लिख दिया मैंने। अच्छा, इस तरफ K1 लिखते हैं, तो इधर की तरफ 21 जो कि हमारा K1 था, K2 हमारा 30 था। मुझे बताओ 30 से 21 के बीच में कितने नंबर है टोटल? 8 है। कैसे पता? गिन लेते हैं। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो 30 को तो गिनेंगे नहीं, तो एक कम करा, कितने हुए? 8। तो 21 से लेके 30 तक के बीच में 8 नंबर है। तो मेरा n कितना है? 8 है। n कितना है? 8 है। एक बार K2 माइनस K1 करना। K2 माइनस K1 कितना आया? अब ध्यान से सुनना, K2 माइनस K1 9 आया, लेकिन n तो हमारा 8 है। तो मतलब मुझे n में 1 जोड़ना पड़ेगा, जब जाके हम K2 माइनस K1 के बराबर पहुंचेंगे। तो वही कंडीशन हो गई फिर से, K2 माइनस K1 पे हम जब पहुंचेंगे जब हम n में 1 जोड़ देंगे। लगाओ जरा वैल्यूज सारी, अब सेटिस्फाई होंगी। देखो K2 कितना है? K2 30 था। K1 कितना है? n कितना है? देखो हो रहा है अब ये काम। ये कितना हुआ? ये कितना हुआ? अगर ध्यान से समझना, ये तो इसका एग्जांपल हो गया, पहले इसको नोट कर लो। तो 9 = 9, और इसने बोला है, इतनी बात तो समझ आ गई तुम लोगों को। अगर दोबारा से, अगर यहाँ पे मानो यहाँ 5 होता, यहाँ पे 11 होता, मुझे बताओ इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स थे? 5 और 11 के बीच में कितने नंबर हैं? 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 को तो गिनेंगे नहीं लेकिन, है ना? तो कितने हो गए? तो इसमें से 1 घटाओ, तो 11 में से 5 घटाओ, जितना भी आंसर आए उसमें 1 जोड़ दो। यही तो करा हमने, इतनी देर से ये तो कर रहे हैं। ठीक है, तो K2 में से कितना आया? 6। बीच के कितने नंबर है? बीच में 5 नंबर है, +1 करना पड़ेगा उसमें, तभी तो 6 के बराबर पहुंचेंगे हम। ठीक है, अगर मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछता, ध्यान से सोचना, कि K2 और K1 के बीच में कितने नंबर्स हैं, सिर्फ इतना पूछता अगर मैं, तो तुम क्या करते? K2 में से K1 को घटाते और फिर उसमें से 1 और घटा देते, तब जाके वो n के बराबर आता है इनके बीच के नंबर्स। यही तो कर रहे थे। K2 में से K1 को घटाते, फिर उसमें से 1 और घटा देते, तभी तो हम लास्ट वाले नंबर पे जाके पहुंचते। ठीक है, अब ये -1 को उधर भेज दोगे अगर, तो वही कंडीशन आ जाएगी हमारी फिर से, K2 माइनस K1 बराबर n+1। तो बेसिकली ये जो कंडीशन है, और ऑफ कोर्स ये ग्रेटर देन रहना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन अगर रखोगे तभी उससे ज़्यादा नंबर्स मिलेंगे हमें। तो ये कंडीशन है किसी के भी बीच के नंबर्स ढूंढने की। फॉर एग्जाम्पल, अब इस पूरे को मैं कंक्लूड करता हूँ। ठीक है, पहले तो इतना नोट कर लेना। ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर था, इसकी एक्सप्लेनेशन ये थी। ठीक है, n क्या है यहाँ पे, यहाँ से एक्सप्लेनेशन चालू इसकी, ऐसे का ऐसे बिल्कुल नोट कर दें इसको। ठीक है, अब इसका बोल रहा है, इसका यूज़ करके दिखाओ। करते हैं, देखो इसका यूज़। मानो हम पे कोई ऐसा नंबर है, मानो हम पे एक नंबर है 1/3, दूसरा नंबर है 1/5, 2 नंबर है। हमें बोला है, इसी का यही क्वेश्चन चल रहा है अभी। ठीक है, जैसे वी नीड टू फाइंड मान लेते हैं
8 रैशनल नंबर बिटवीन देम। इन दोनों के बीच के 8 रैशनल नंबर ढूंढने हैं हमें। इसी तरीके से ढूंढते हैं। पहले क्या बोला था उसने, सबसे पहले k1/m और k2/m के फॉर्म में लेकर आओ, मतलब डिनोमिनेटर सेम बनाओ। तो डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं, 3 5 का LCM होता है 15, तो ये 1/3 है, तो इसको 5 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 5/15 हो जाएगा। ये 1/5 है, इसको 3 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3/15 हो जाएगा। पहले क्या कर दिया हमने, डिनोमिनेटर सेम बना दिया, ठीक है। लेकिन क्या इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 8 नंबर मिल जाएंगे क्या? नहीं मिलेंगे। कैसे पता? ध्यान से देखो, पहले आएगा 3/15, फिर आएगा 4/15, फिर आएगा 5/, इनके बीच का तो यार एक ही नंबर मिल रहा है। तो मतलब हमें इसको और बड़ा करना पड़ेगा। 3/15 और 4/15 को क्या नंबर था हमारा? पहला था 5/15, दूसरा था 3/15 को और बड़ा करना पड़ेगा। कितना बड़ा करना पड़ेगा कि दिस माइनस दिस 8 से एक ज़्यादा होना चाहिए, इतना बड़ा करना पड़ेगा हमें। ये तो क्या, k2 माइनस k1 जितने नंबर हमें बीच में उनके चाहिए उससे एक ज़्यादा होना चाहिए। तो k2 5 है, k1 3 है। एक काम करते हैं, इसको 2 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इसको 2 से करा 10 नीचे, इसको 2 से करा, इसको 2 से करा, कितना आया 6 नीचे। देखना इन दोनों के बीच में कितने नंबर है, 10 और 6 के बीच में कितने नंबर है, 4 हैं अभी तो। लेकिन हमें तो 9 चाहिए, 8 से भी एक ज़्यादा चाहिए, है ना। कंडीशन तो यही थी ना कि k2 माइनस k1 बड़ा होना चाहिए किससे, n+1 से। n है यहाँ पर हमारा 8, जितने नंबर हमें चाहिए, यही थी कंडीशन। तो एक काम करते हैं, 3 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको 3 से किया, इसको 3 से किया, इधर भी 3 से, इधर भी 3 से। 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा, बोलते जाओ, गिनो कितने नंबर हुए 15 से 9 के बीच में। 9 10 11 12 13 14 15, नहीं बनी बात, 6 ही बने। 4 4 से करते हैं। तो जब इससे प्रैक्टिस करने लगोगे ना तो अपने आप ही याद हो जाए किससे करना है। 4 5 ज़ा 15, 4 ज़ा, इधर भी 4 से ही, 3 4 ज़ा 15, 4 ज़ा 12 से 20 के बीच में कितने नंबर बने, 8 ही बने। हमें तो ज़्यादा चाहिए, है ना। कितने चाहिए, 9 चाहिए ना हमें। 9 8 से ज़्यादा चाहिए, 9 नहीं चाहिए, 8 से ज़्यादा चाहिए। चाहे 20 मिल जाए, 8 से ज़्यादा होने चाहिए बस, ठीक है। 9 तो 8 से ज़्यादा होता है, लेकिन उससे ज़्यादा चाहिए हमें तब भी। तो अब एक बार 5 5 से करते हैं फाइनली, ठीक है। बोलो 5 5 ज़ा, और नीचे 75, इधर बोलो, इधर 75। अब काम हो गया। बताना जरा, अब एक बार चेक करो कि k2 माइनस k1 ज़्यादा है कि नहीं n+1 से। k2 कितना है, तुम बोलोगे 25, k1 कितना है, तुम बोलोगे 15, ज़्यादा होना चाहिए n कितना है 8+1 से। देखो k2 माइनस k1 मेरे ख्याल से 10 है, ज़्यादा होता है 9 से, हाँ तो कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब काम कर सकते हैं हम। अब इनके बीच के हमें कितने नंबर मिल जाएंगे, हमें 8 बोले थे, हमें 8 से ज़्यादा ही मिल जाएंगे अब तो पक्की बात है। कैसे, इधर 15/75, फिर 16/75। अब आराम से तुम लोग 25/75 के बीच के 8 नंबर ढूंढ सकते हो। तो इतना सारा जो हमने किया वो इससे ये किया कि अगर हमें 8 नंबर चाहिए तो हम इतनी देर से 10 10 से मल्टीप्लाई करते रहते ऊपर, सीधा सीधा आंसर आ जाता था तब तो। लेकिन उसने बोला 10 10 से तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक्स्ट्रा नंबर भी आ रहे हैं बहुत सारे। अगर हमें बिल्कुल प्रिसाइजली उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो जितने नंबर हमें बीच में चाहिए उनके, तो वो कैसे पता करेंगे, ठीक है। 2 2 से चेक करो, 3 3 से चेक करो, 4 से चेक करो, 5 5 चेक करो। 10 10 से मल्टीप्लाई करने से काम बन जाता है, 100% बन जाता है, ठीक है। अगर मैं 10 10 से ही मल्टीप्लाई करता, सोचो क्या होता, ऊपर क्या बनता, इतना पहले पॉज करके नोट कर लेना, क्वेश्चन कर लेना, फिर सुनना मेरी बात। ऊपर क्या बनता अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता, तो ऊपर बन जाता 50, इधर भी क्या बन जाता 150, इधर क्या बन जाता 30/, तो देखो k2 माइनस k1 50 में से 30 कितना आया, तो 20। देखना कितना आया यहाँ पे, k2 कितना है 50, k1 कितना है 8 जमा 1, तो ये कितना है, क्या 20 9 से बड़ा होता है। तो कंडीशन तो तब भी हमारी सेटिस्फाई कर ही रही थी, लेकिन हम ऐसे ही 10 से मल्टीप्लाई कर देते थे, सोचते नहीं थे उस बारे में, ठीक है, ऐसे ही लेकिन एक्चुअल में जो मेथड है वो ये कहता है कि k2 माइनस k1
थोड़ा सा ही ज़्यादा रखना 20 से। इसमें ये क्या आंसर है, सही देगा, बिल्कुल सही देगा, 100% सही देगा ये भी, 10 से मल्टीप्लाई करना भी। लेकिन हमें मल्टीप्लाई उससे करना चाहिए कि n+1 से थोड़ा ही बड़ा मिले जिससे हमें, ताकि हमारा आंसर किताब से मैच हो जाए। इतने टाइम से मैच नहीं हो रहे थे, अगर किताब वाले ये मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मतलब अब तो मैच होंगे आंसर उनसे हमारे। ठीक है, बात समझ आई कैसे करना है? तो एक बार इसी को ही पॉज करके मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। 2/5 और 3/, मान लेते हैं 2/5 1/8 के बीच के हमें रैशनल नंबर ढूंढने हैं, 8 ही ढूंढने हैं। तो इसको पॉज करके कर लेना इतने पार्ट को। ठीक है, ये नया क्वेश्चन है, 8 रैशनल नंबर ढूंढने हैं इन दोनों के बीच के। ठीक है, आराम से हो जाएंगे। पॉज करो। तो हम लास्ट कर रहे थे 14th क्वेश्चन। तो देखो जो 14th क्वेश्चन है उसमें बोला है 3 रैशनल नंबर है x, y, z। ठीक है, तो x + y + z बोला है, तीनों रैशनल नंबर को जोड़ के 0 आ जाता है। ठीक है, 3 रैशनल नंबर है x, y, z, तीनों को जोड़ के 0 आ जाता है। तो इसी स्टेटमेंट पे थोड़ा रुकते हैं। ये कैसे हो सकती है? एक तो ऐसा हो सकता है कि ये -1 हो जाए, ये +1 हो जाए और ये 0 हो जाए, तो सबको जोड़ के 0 आ जाएगा। ऐसा हो सकता है ये -2 हो जाए, ये +1 हो जाए, ये +1 हो जाए, तो भी 0 आ जाएगा, है ना। ऐसे करोड़ों कॉम्बिनेशन बना सकते हैं हम। जैसे माइनस का 10 हो जाए, ये प्लस का 20 हो जाए, ये माइनस का 10 हो जाए, तो भी इनको जोड़ के 0 आ जाएगा। तो ऐसे करोड़ों कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि x भी 0 हो, y भी 0 हो, z भी 0, लेकिन हमें पता नहीं है अभी इस बात की। ठीक है, फिर कह रहा है, एक बात और बोली इसने कि xy + yz + zx 0 के बराबर है। मतलब इसको इससे जब मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस इसको इससे जब मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस जब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। ये बात भी बोली इसने। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है शो करना है कि हमें शो करना है, ये दो चीज़ें गिवन है, हमें शो करना है कि x भी 0 होगा, y भी 0 होगा और z भी 0 होगा, तीनों ही 0 हैं, ये शो करना है हमें। कर सकते हैं, देखते क्या करेंगे इसमें। देखो ये मुझे पता है कि x + y + z किसके बराबर है। एक काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ऐसा करने पे क्या होगा, इधर तो x + y + z का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर 0 का स्क्वायर हो जाएगा। x + y + z का होल स्क्वायर क्या होता है अभी तक तो हमें नहीं पता, तो मैं इसको 2 बार लिख देता हूँ, x + y + z। अरे किसी का भी स्क्वायर होता है, जैसे 5 का स्क्वायर है तो इसमें 5 × 5 लिख सकता हूँ ना। उसी तरह x + y का स्क्वायर, x + y + z का स्क्वायर था, तो उसको मैं x + y + z मल्टीप्लाइड बाय x + y + z लिख सकता हूँ, बराबर 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। क्लियर इतनी बात? अब सॉल्व करते हैं, देख तो क्या होता है। x² xy xz xy y² yz, बोलते जाओ। फिर zy, फिर z² बराबर 0। स्क्वायर वाले टर्म्स को इकट्ठे करते हैं, x² y² z²। xy कितनी बार है, xy 2 बार है, xy और xy 2 बार हो गया, तो मैं इसको 2xy लिख सकता हूँ। और भी कुछ है क्या? xy एक बार ये हो गया, फिर zx xz xz तो 2xz। ठीक है, और भी कुछ है क्या? yz, और इसको zy लिखा हुआ है तो इसको मैं yz ही लिख देता हूँ। yz कितना हो गया? 2yz बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो x² + y² + z² + 2 कॉमन आ गया यहाँ से, xy + xz + yz। हमें एक चीज़ और गिवन थी कि xy yz zx, xy yz और zx, ये पूरा का पूरा टर्म भी 0 है, ये चीज़ और गिवन थी। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या है? 0 है।
तो ये 0 मल्टीप्लाई हुआ 2 से, तो क्या बना x² प्लस y² प्लस z²। ये टर्म तो पूरा का पूरा ख़त्म ही हो गया, बराबर 0 के आया। तो 2 इक्वेशन आई अपने पे, ठीक है। पहली इक्वेशन क्या कहती है कि x, y, z को जोड़ने पे 0 आता है। फिर ये इक्वेशन क्या कहती है इन तीनों के स्क्वायर को जोड़ने पे 0 आता है। तो सोचो ऐसा कब हो सकता है, जो दो इतना नोट कर लो पॉज करके, ठीक है। ये थी इक्वेशन नंबर 1, ये थी इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों से हम काम करते हैं, ठीक है। इतना नोट कर लो आप पॉज करके, ठीक है। या चलो साइड में करा देता हूँ, इधर देखना ध्यान से। पहली इक्वेशन क्या कहती है कि x प्लस वाई प्लस जेड को करके 0 आ सकता है, 0 आएगा, आ सकता है नहीं आएगा। अगली इक्वेशन ने बोला कि इनके स्क्वायर को जोड़ के भी 0 ही आएगा। ये तो ठीक है, इसका तो समझ लिया था हमने। ये कब हो सकता है, ये -1 +2 -1, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाए थे। इसका कोई कॉम्बिनेशन बना सकते हो क्या तुम? अगर मैं ऐसा सोचूं कि ये -1 का स्क्वायर करेंगे, इधर -2 का स्क्वायर करेंगे, इधर 3 का स्क्वायर करेंगे, अगर इनको सिंपल जोड़ते 3 -2 -1 तो 0 आता। लेकिन स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 0 कभी नहीं आ सकता, है ना। -1 का स्क्वायर करेंगे तो, -2 का स्क्वायर करेंगे तो, 3 का स्क्वायर करेंगे तो, सबको जोड़ेंगे तो 0 तो नहीं आएगा। तो स्क्वायर को जोड़ने पे 0 सिर्फ और सिर्फ तभी आ सकता है जब x प्लस वाई प्लस जेड भी 0 ही हो। बात समझे? स्क्वायर को जोड़ने पे 0 सिर्फ और सिर्फ तभी आ सकता है क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकते कभी भी। तो अगर यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि x² y² z² जो हैं कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अगर ये तीनों की तीनों नेगेटिव नहीं है, तीनों के तीनों नेगेटिव नहीं है, दे आर, तो अगर ये तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव नंबर को जोड़ के 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि तीनों के तीनों 0 ही होंगे। दैट मीन्स तो ओनली सॉल्यूशन इज कि x भी 0 है, y भी 0 है और z भी 0 ही है। तभी तो तीनों के स्क्वायर को जोड़ के 0 आया होगा। अगर कोई और नंबर होते, वो ऐसा होता मानो कि x होता हमारा -10, y होता हमारा -20, z होता हमारा 30, तीनों को जोड़ के तो 0 आ जाता है ना। x, y, z तीनों को जोड़ के 0 आ जाता, लेकिन तीनों के स्क्वायर को जोड़ के 0 नहीं आता, ठीक है। यही बात समझाई मैंने। अगर तीनों को जोड़ के भी 0 आ रहा है और तीनों के स्क्वायर को जोड़ के भी 0 आ रहा है तो दैट मीन्स वो नंबर सारे के सारे 0 ही होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा 14th क्वेश्चन। पॉज करके नोट कर लेना। तो हमें इस क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि अगर एक रैशनल नंबर a है, दूसरा रैशनल नंबर b है, तो इन दोनों के बीच में कोई एक नंबर आएगा जो कि a + b/2 के बराबर होगा। इसको हम न्यूमेरिकली ऐसे समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे, मैं ऐसे ही पहले रफ में समझा रहा हूँ इसको, जैसे यहाँ 4 है, मान लेते हैं यहाँ 10 है, ठीक है। तो इन दोनों के ठीक बीच में कौन सा नंबर होगा? आप ऐसे गिन के बता दोगे, 5, 6, 7, 8, 9, तो ठीक बीच में इसके 7 आ रहा है ना, क्योंकि 7 के इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। लेकिन अगर मानो किसी बच्चे को गिनती ना आती होती तो उसको मैं बोलूँ सिर्फ 4 है और 10 है, बीच का नंबर बताओ, तो वो क्या करता बच्चा? इन दोनों को जोड़ता और फिर 2 से डिवाइड कर देता। कितना हुआ? 14 और 2 यानी कि, तो बीच का नंबर ऐसे भी मुझे मिल सकता था। तो इसने यही बोला, इस बात को प्रूव करना है कि अगर इधर a है इधर b है तो ठीक ठाक बीच में जो होगा वो a + b/2 होगा। तो देखो ये कहानी हमें क्या करना है, अभी मुझे इतना पता है कि हमें शो क्या करना है, इस बात को समझो। हमें शो ये करना है कि a + b/2 जो है वो a से तो बड़ा है और b से छोटा है, हमें ये शो करना है। बात समझे कि ये जो a से तो बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा, ये बात शो करनी है हमें। कैसे करेंगे शो इस बात को? हम यहाँ से शुरू करते हैं। हमें पता है कि a छोटा है b से, इतना तो हमें पता है क्योंकि a पहले आ रहा है और b जाके कहीं बाद में आ रहा है ना, इतना तो हमें पता है। एक काम करो, दोनों तरफ a ऐड कर दो, ठीक है। दोनों तरफ क्या कर दो? ऐड a बोथ साइड्स। तो इधर क्या हो गया? a + a बड़ा है b + a से। a + a क्या होता है? 2a बड़ा है, तो दोनों तरफ क्या करो? 2 से डिवाइड कर दो।
डिवाइड टू बोथ साइड्स। तो इधर 2 से डिवाइड किया तो इधर तो सिर्फ और सिर्फ a हो गया, इधर 2 से डिवाइड किया तो b प्लस a, पूरे के नीचे 2 आ गए। अरे वही बात है कि 2 को इसके नीचे भेज दिया बस, ठीक है। बस बीच में इनइक्वालिटी लगी हुई है ना, इक्वल का निशान नहीं लगा बीच में, तो हम डायरेक्ट ऐसे ही इधर से उधर चीज़ों को कर नहीं सकते, ठीक है। तो इतना पता लग गया। एक इक्वेशन नंबर ये आ गई हम पे 1। क्या पता लगा इससे हमें कि जो a है वो छोटा है इससे, यही तो है ये देखो, a इससे तो छोटा है, इतनी बात तो आ गई अपने पे, प्रूफ हो गई इस बात। तो इस तरफ देखो, हम जानते हैं यहां से कैसे स्टार्ट करेंगे, सोचो। b जो है बड़ा है a से, है ना, b बड़ा है a से, ये बात से हम चल सकते हैं। b ज्यादा बड़ा है ना a से, दोनों तरफ b ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? ऐड b बोथ साइड्स। तो इधर क्या हो गया? 2b, इधर हो गया a प्लस b, ठीक है। अब क्या करो, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। डिवाइड टू बोथ साइड्स, तो 2 इधर नीचे आ जाएगा सिंपल। तो कितना हो गया? b बड़ा है a प्लस बी बाय 2 से। एक इक्वेशन ये आ गई। क्या हो रहा है इन दोनों इक्वेशंस में? ये कह रहा है a प्लस बी बाय 2 से छोटा है a, ये कह रहा है a प्लस बी बाय 2 से बड़ा है b। तो मतलब कह रहा है ये जो है इससे छोटा है a और ये जो है इससे बड़ा है b। इससे पता क्या चलता है कि a और b के बीच में आ रहा होगा ये, ठीक है। दिस प्रूव्स। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें बाय इक्वेशन 1 एंड 2, हम क्या लिख सकते हैं कि जो ये a प्लस बी बाय 2 है, ये जो a प्लस बी बाय 2 है, ये b से तो बड़ा है। देखो ना, b पे, b की तरफ मुंह खुला हुआ है उसका, तो b की तरफ तो बड़ा है, और a से छोटा है, यानी कि a से, समझ गए बात, समझे? सबसे छोटा a है, उससे बड़ा a प्लस बी बाई 2 होगा, फिर b आएगा। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके हमने ऐसे लिखा है इसको, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात? कैसे करा? नहीं समझ आया ये कि लिखा कैसे? a प्लस बी बाई 2 जो था उससे बड़ा था b, तो a प्लस बी बाई जो 2 था उससे बड़ा है b। दूसरी इक्वेशन क्या कह रही थी? a प्लस बी बाई जो 2 है उससे छोटा है a, तो a प्लस बी बाई जो 2 है उससे छोटा है a। हो गई दोनों बातें प्रूफ जो हमें लाना था। तो यही तो शो करना था हमें, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं, डूएबल था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही स्पाइरल वाला है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन है बोला क्या, एक बार रीड कर लेते हैं फिर भी हम। द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज इन द रेफर टू द स्क्वायर रूट स्पाइरल। तो कह रहा है इसकी लेंथ निकालनी है। देखो कुछ ऐसे है, मैं क्वेश्चन नंबर 16 पे चलता हूँ सीधा, ठीक है। ऐसे है, 1 2 3, ये 90 डिग्री है, ठीक है। कह रहा है ये 1 है, ये 1 है, तो मुझे बताओ ये कितना होगा? तुम बोलोगे ये होगा √2, याद है ना सबको। इसके बाद आगे इसको 1 बढ़ाया, ऐसे इसको एक्सपेंड किया, ये 90 डिग्री है, ये 1 है, ये √2 है, तो बताओ ये कितना होगा? ठीक है। फिर आगे इसको 1 बढ़ाया ऐसे करके, 90 डिग्री बढ़ाया होगा इसको ऐसे, ये 1 है, तो ये कितना हो गया? √4। अब फिर से एक, फिर से एक 90 डिग्री पे, ये कितना हो गया? अब फिर से एक, कितने हैं टोटल ऐसे? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्राइंगल है, तो √10 हो जाना है इसका आंसर, सीधी सी बात है। इधर √2 हुआ था, नहीं √10 नहीं होगा, √11 हो जाएगा ना। चेक करो टोटल कितने ट्राइंगल है हम पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है टोटल। तो अगर पहले वाला का √2 है, दूसरे वाले का √3 है, पहले ट्राइंगल में √2 आ रहा है, दूसरे ट्राइंगल में √3 आ रहा है, तीसरे ट्राइंगल में √4 आ रहा है, चौथे ट्राइंगल में √5 आ रहा है, पांचवें ट्राइंगल में क्या होगा गेस करो? √6 होगा, छठे ट्राइंगल में क्या होगा? ऊपर की तरफ जाएगा ये, तो ऐसे √7 जाएगा। ऐसे चलते 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 मैं इस स्पाइरल को पूरा कंप्लीट करूँगा, तो लास्ट वाले में कितना आएगा? अगर 10 है तो इसके अंदर √11 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर सीधा सीधा ड्रॉ नहीं कर रहा मैं, √11 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ड्रॉ तुम भी मत करना, अगर पेपर में पूछे तो ट्राइंगल गिन के एक जोड़ देना, आ जाएगी लेंथ आ जाएगी उसकी। ठीक है, तो ये तो हमारा चैप्टर होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।